हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आपका चैप्टर संसाधन एवं विकास, जो कि क्लास 10th का जियोग्राफी का पहला चैप्टर है। तो जब हम इस चैप्टर को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान में रखना होगा? सबसे पहले हमको संसाधन का जो डिफिनीशन है, जो उसकी परिभाषा है, इसको ध्यान में रखनी होगी। तो संसाधन किसको कहते हैं? व्हाट आर रिसोर्सेज? संसाधन है क्या? तो देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो हमारे उपयोगिता के लिए प्रयुक्त की जाती है, यानी कि जो उपयोग में लाई जाती है, वो सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। ये डिफिनीशन परिभाषा है किसका? संसाधन का। लेकिन जब आप इसको अपने एग्जाम हॉल में लिखोगे अपने परीक्षा के लिए, तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको जब पूरा नंबर चाहिए, उसके लिए पूरा अच्छा डिफिनीशन चाहिए होगा। ये जो हमने डिफिनीशन बताया, ये पूरा अच्छा डिफिनीशन नहीं है, इसमें उसकी पूरी परिभाषा नहीं है। तो ये पूरा अच्छा डिफिनीशन है कहाँ? कहाँ मिलेगा हमको? यहाँ मिलेगा आपको। चलिए हम लोग देखते हैं इसकी पूरी अच्छी जो डिफिनीशन है वह क्या है। तो देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। कौन सा किया जाता है? तो यह प्रयुक्त किया जाता है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ शब्दों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, आगे देखो कि जो बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जिसको हम लोग आर्थिक रूप से संभाव्य भी हो, यानी कि वैसी वस्तुएं जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, इसके अलावा वो सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होना चाहिए। ये कुछ कंडीशन है। कौन कौन सा कंडीशन है? कि वो पहले हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होना चाहिए, दूसरा हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरा करना चाहिए, उसके बाद जो है उसको होना चाहिए क्या चीज़? उसके लिए हमको प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी कि तकनीक। अगर आपको ये प्रौद्योगिकी जो शब्द है यह ध्यान में नहीं रहता है, तो आप इसके लिए तकनीक शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पेट्रोल है। अब ये जो पेट्रोल है, तो हमारे जो पर्यावरण है, यहाँ पे डायरेक्ट पेट्रोल के फॉर्म में तो मिलता नहीं है, ये इम्प्योर फॉर्म में मिलता है, अशुद्ध रूप में मिलता है। तो इसको हम लोग अपने पर्यावरण से निकाल करके उसको शुद्ध करते हैं। तो शुद्ध कैसे करेंगे? कौन सा साइंस लगेगा, कौन सा स्किल लगेगा, कैसे उसको किया जाएगा, ये जो पूरा प्रक्रिया है कैसे कैसे करते हैं, इसमें हमको साइंस और टेक्नोलॉजी तकनीक का उपयोग करना पड़ता है। तो वो चीज़ हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए? कि वो आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। अब आर्थिक रूप से संभाव्य, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, यहाँ पे पेट्रोल हम लोग निकाल के लेके आए। अब देखिए, ये जो ज़मीन के नीचे से हमने निकाला, उसको प्यूरिफाई किया, उसके बाद हमने इसको मार्केट में लाया। तो ये पूरा काम करने में पैसा लगेगा हम लोग का, कुछ ना कुछ। ज़मीन से निकाल रहे, खोदने में कुछ पैसा लगेगा, लेबर लगेगा, मार्केट तक लाने में ट्रांसपोर्टेशन कुछ लगेगा, बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो मान लेते हैं 1 लीटर पेट्रोल को हमको मार्केट तक लाने में 100 रुपया खर्चा हो जा रहा है। ओके, अब देखिए 100 रुपया खर्चा हो गया, तो हम इसको मार्केट में बेचेंगे। मार्केट में जब इसको बेच रहे हैं तो 1 लीटर पेट्रोल पे हमको 150 रुपया प्राप्त हो रहा है। कितना? 150 रुपया। तो हमको लगा कितना? 100 रुपया। मिला कितना? 150 रुपया। तो यहाँ आप देखोगे कि हमको कितना का फायदा हो रहा है? 50 रुपीज़ का फायदा हो रहा है। तो ये क्या है? ये है आर्थिक रूप से संभाव्य, यानी कि हमको फायदा हो रहा है। वहीं अगर हम ध्यान देते हैं, इसको निकालने में और मार्केट तक लाने में हमको कितना लगा? 100 रुपया। लेकिन जब इसको मार्केट में बेच रहे हैं तो हमको यहाँ पे 80 रुपया ही प्राप्त हो पा रहा है। मार्केट में लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसके लिए हम लोग भाई 80 रुपया से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो क्या हम ऐसा काम करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ हमको लॉस हो रहा है, यहाँ पे हमको घाटा हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग संसाधन उपयोग नहीं करते हैं। तो कब उपयोग करते हैं? जब वो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, जब हमको उसमें कुछ फायदा दिखे, जब हमको उसमें कुछ प्रॉफिट मिले, तभी हम लोग ऐसा काम करते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो उसके बाद अगला पॉइंट है वह है सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। अब सांस्कृतिक रूप से मान्य, इसका मतलब क्या है? तो देखिए समझिए, हम अपने देश भारत के बारे में बात करते हैं। हमारे देश भारत में गाय को माता के समान माना जाता है। यहाँ पर गाय का जो मांस है उसको खाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि उसको खाद्य सामग्री के रूप में गाय के मांस को उपयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए गाय का मांस यहाँ पे क्या है? सांस्कृतिक रूप से मांस जो है वो मान्य नहीं है। किसके रूप में? सांस्कृतिक रूप में वह मान्य नहीं है। इसीलिए भारत देश में गाय का मांस आपका संसाधन नहीं होगा। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लेते किसी और देशों का, जहाँ पे जो गाय का मांस है उसको खाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वहाँ पे किसी भी संस्कृति को कोई दिक्कत नहीं है इससे, तो वहाँ पे वो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो जाएगा। वहाँ पे उस देश के लिए यह चीज़ संसाधन कहलाएगा। लेकिन हम अपने देश के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे तो हमारे देश में इसको सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं माना जा रहा है।
बहुत से लोगों को दिक्कत हो जाती है, उनकी संस्कृति को प्रॉब्लम होता है, तो वो क्या करते हैं कि नहीं भाई ऐसा चीज़ हमारे देश में नहीं चलेगा। इस कारण से हमारे देश भारत में गाय के मांस को क्या नहीं माना जाता है, संसाधन नहीं माना जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है, तो वो सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको पूरा अच्छा से डिफिनीशन जो है वो समझ में आ गया होगा कि संसाधन किसको कहते हैं। अब आप खुद के बारे में सोचिए, हम लोग क्या हैं, हम लोग मानव है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मानव जो है वो एक संसाधन है? आप क्या जवाब दोगे? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप बताओगे कि मानव जो है एक संसाधन है। अब आप कहो कि मानव संसाधन कैसे है, तो चलिए हमने क्या बताया, ये एक डिफिनीशन बताया है। आप इस डिफिनीशन पे मानव को रखो और देखो क्या मानव एक संसाधन है या नहीं। इस पर फुल पिल बैठ जाएगा, ठीक है, तो संसाधन होगा, और नहीं बैठेगा तो संसाधन नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आपके सामने एक सुंदर सी प्यारी मैडम है। अब देखो इस मैडम को हम लोग इस डिफिनीशन में बैठाते हैं। पहला क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन है जो संसाधन होते हैं वह हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं। तो मैडम जी कहाँ मिलेंगी आपको, हमारे पर्यावरण में ही मिलेंगी, और कहीं से तो आए नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि वह हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है, यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने में उपयोग की जाती है। तो मैडम जी क्या करती है, मैडम जी बच्चों को पढ़ाती हैं, तो बच्चों को पढ़ाना यानी बच्चों को सीखना उनको लिए क्या है, उनके लिए आवश्यकता है, और मैडम जी क्या कर रही हैं, उसको पूरा कर दे रही हैं। तो जो आवश्यकता है बच्चों को पढ़ाना वह यहाँ पे पूरा किया जा रहा है। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, पहला कंडीशन हो गया। उसके बाद जो दूसरा कंडीशन है वह क्या कहलाता है कि उसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, उसके लिए तकनीक उपलब्ध हो, उसके लिए स्किल उपलब्ध हो। अब देखिए बच्चों को क्या चीज़ समझना है, क्या चीज़ पढ़ना है, वो मैडम समझा सकती है, यानी कि मैडम के पास स्किल है, मैडम के पास ज्ञान है, मैडम के पास तकनीक है कि मैडम बता सकती है कि बच्चों तुमको ये चीज़ पढ़ना है, तुमको ये चीज़ ऐसे पढ़ना है, तुम्हारे एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाएगा। तो मैडम उसको समझा पा रही है, यानी कि मैडम के पास तकनीक भी है और मैडम प्रौद्योगिकी है, उसके हिसाब से मैडम बच्चों को समझा दे रही हैं। तो दूसरा कंडीशन भी यहाँ पे आपका फुलफिल हो गया। तीसरा कंडीशन है कि आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। अब बताइए मैडम पढ़ा रही हैं तो बदले में उनको फ़ी मिलेगा, चाहे ट्यूशन फ़ी हो चाहे स्कूल फ़ी हो, पैसा तो उनको मिलने वाला है। तो आर्थिक रूप से संभाव्य भी, यानी कि मैडम को फ़ायदा भी हो रहा है। ये भी कंडीशन आपका फुलफिल हो गया। उसका जो अगला और लास्ट कंडीशन है वह है सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। अब सांस्कृतिक रूप से मान्य, अब बताइए किसी के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो गलत कर रहे हो, किसी संस्कृति को किसी को प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, नहीं होगा, इसलिए सांस्कृतिक रूप से भी क्या है, मान्य है। तो अब बताओ आपको कभी भी कोई बोल दे कि मानव संसाधन है या नहीं है, आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे फटाक से दोगे कि हाँ है मानव संसाधन। कैसे पूछेगा तो इसे बता देना, उसके बाद उसका मुंह नहीं खुलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ तक समझ गए कि संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब देखिए मानव क्या करता है, मानव क्या करता है, यहाँ पे मानव है आपका, मानव जो है वो पर्यावरण से चीज़ों को उठाता है, उसके बाद उसमें प्रौद्योगिकी या फिर जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करता है, कहाँ पर, संस्थान में ले जा करके, और संसाधन का निर्माण करता है। जैसे कि जो पेट्रोल का एग्जाम्पल लिए थे इसी को उठाते हैं। पेट्रोल कहाँ से उठाएं हम लोग, तो पर्यावरण से उठाएं। उसके बाद उसमें कौन सी तकनीक लगेगी, कौन सा ज्ञान लगेगा, कौन सा स्किल लगेगा, उसके हिसाब से उसको हम लोग उसमें यूज करते हैं। कहाँ पे ले जाके, उसके लिए कोई फैक्ट्रियाँ होती हैं, यानी कि संस्थाएं होती हैं, वहाँ पे हम लोग जाकर उसका उपयोग करते हैं, और उसके बाद हम लोग पेट्रोल प्योर मात्रा में निकालते हैं और फिर मार्केट में ले जाके बेचते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे संसाधन और उसका ये जो एग्जाम्पल है वो भी समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है आपका वह है संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि संसाधनों को किस प्रकार से बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे संसाधनों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है, पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मतलब यानी कि उसका उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के संसाधन होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है आपका अजैव संसाधन। यहाँ पे बस एक छोटा सा इंट्रो है, इसके बाद हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लीजिए आप। उसके बाद दूसरा है आपका समाप्यता के आधार पर संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर जो संसाधन है वह कौन कौन से हैं, वो नवीनकरणीय संसाधन और अनवीनकरणीय संसाधन। कौन कौन से, नवीकरणीय संसाधन और अनवीनकरणीय संसाधन। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट है वह है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब क्या होता है,
स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, किसके अधिकार में है वो संसाधन। तो यहाँ पे देखो स्वामित्व यानी कि व्यक्तिगत संसाधन है, किसी खास व्यक्ति के अधिकार में वो संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है, या फिर आपका राष्ट्रीय संसाधन है, या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। थोड़ा सा मैं आपको ये शब्द यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक। राष्ट्रीय किसी खास राष्ट्र में, किसी खास देश में होता है। अंतर्राष्ट्रीय दो या दो से अधिक देशों को मिला के उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। और वैश्विक यानी कि जिसमें पूरा विश्व आता है उसको हम लोग वैश्विक कहते हैं। तो ये जो वर्ड है थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, उम्मीद है आप लोग अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का वह है विकास के आधार पर संसाधन। तो विकास के आधार पर कौन कौन से संसाधन होते हैं? एक होता है आपका संभावी संसाधन, दूसरा होता है आपका विकसित संसाधन, फिर होता है भंडार संसाधन, और होता है आपका संचित कोष संसाधन। ये इतने तरह से संसाधनों का जो वर्गीकरण है वह किया गया है। अब देखते हैं हम लोग पहला अपना उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से? जैव और अजैव। चलिए देखिए पहला है जैव संसाधन। तो जैव संसाधन कहते किसको हैं? क्या है आपका जैव संसाधन? तो देखिए जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है यानी कि विद्यमान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है इसका? देखिए वनस्पति जात। वनस्पति जात यानी कि जितने भी आपके पेड़ पौधे होते हैं उनको हम लोग वनस्पति में रखते हैं। और आपको तो पता है कि उनमें क्या होती है? जान होता है। तो वो किस तरह के हैं? तो वो आपके जैव संसाधन है। उसके बाद होता है आपका प्राणी जात। उसके बाद मत्स्य। मत्स्य मतलब क्या होता है? जितने भी मछलियां हैं। और पशुधन यानी कि जितने भी क्या है? पशु हैं आपके, चाहे गाय हो गया, चाहे आपका गधा हो गया, चाहे आपका सुअर हो गया, कोई भी जानवर ले लो, घोड़ा ले लो, हाथी ले लो, जितने भी जानवर हैं वह सभी के सभी क्या है? आपका पशुधन है। और वह जो है आपके सब के सब जैव संसाधन है। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपके फोटो के रूप में दिख रहा होगा। ये आपका तला हुआ मछली है। तो तला हुआ मछली में क्या था? जान था। लेकिन अब हम उसको एक संसाधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं अपने भूख को मिटाने के लिए। कौन सा आवश्यकता को पूर्ति कर रहे हैं? हम अपना भूख को मिटा रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? एक संसाधन है। और ये किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हमारा जैव संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले जान था, ये जिंदा था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अजैव संसाधन। इसी का जस्ट अपोजिट होगा आपका अजैव संसाधन। देखिए वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वो क्या है? अजैव संसाधन। वहीं जो आपकी जैव था वह सजीव चीजों से बने हुए थे जिसमें जान था, वह क्या? जैव। जिसमें जान नहीं है वह अजैव। एक छोटा सा डिफरेंस क्या है? जान है तो जैव, जान नहीं है तो अजैव। ध्यान में रहेगा इसको। ठीक है, तो ये सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल आपका चट्टानें हो सकती हैं और धातुएं हो सकती हैं। कोई भी चट्टान उठा लो, उसमें जान होता है? मारो तो कहेगा ओ माय गॉड दर्द हो रहा है, नहीं कहेगा। धातु को उठा लो, टीना को उठा लो, आप लोहा को उठा लो, उसको मारो, आप पीटो, उसको दर्द देगा? नहीं देता है। उसमें जान नहीं होती हैं। वो सारी क्या है? निर्जीव चीज़ों से बनी हुई हैं। तो वो सभी जो वस्तुएं हैं वो सभी क्या है? वो सभी आपकी अजैव संसाधन है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक आयरन, जो इस्त्री, जो कपड़ा को प्रेस करने के लिए पहले उपयोग किया जाता था, ये लोहा का बना हुआ होता था। तो ये लोहा है वह क्या चीज़ है? यह लोहा आपका अजैव संसाधन है। तो यहाँ पे आपने जैव और अजैव संसाधन को अच्छे से देख लिया। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं समाप्यता के आधार पर संसाधन। किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर। नाम से क्या लग रहा है? समाप्त होने वाला, कि कौन समाप्त होगा, कौन समाप्त नहीं होगा। तो देखिए इसमें दो कौन कौन है? पहला आपका नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण नाम से क्या लग रहा है? नवीकरण, जिसको दोबारा से बनाया जा सकता होगा, जिसका दोबारा पुनः निर्माण होता होगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। देखिए वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा, कौन कौन सा? चाहे भौतिक क्रिया हो, चाहे रासायनिक क्रिया हो, या फिर यांत्रिक क्रिया हो, उसके द्वारा नवीकृत यानी कि दोबारा से नया बनाना, या फिर पुनः उत्पन्न मतलब उसको दोबारा से उत्पन्न कर देना जा सकता हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में क्या होगा ना कि नवीकरण योग्य संसाधन शब्द ना दे करके एक नया शब्द आपको देखने को मिलेगा।
वह नया शब्द क्या होगा, वह नया शब्द होगा आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन आपके एग्जाम में पूछे या आपके एग्जाम में नवीकरण योग्य संसाधन पूछे, दोनों का दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। ठीक है, चाहे आपका नवीकरण योग्य संसाधन हो चाहे आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन हो, दोनों का डिफिनेशन क्या होगा, यही होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल कि जो आपके नवीकरण योग्य संसाधन है उसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। देखिए जितना भी आपका सूर्य हो गया, यानी कि सूरज और उसके प्रकाश की किरणें, वो क्या है आपके, वो आपके नवीकरण योग्य संसाधन है। उसके अलावा जो पवन ऊर्जा है वो क्या है आपका नवीकरण योग्य संसाधन है। चाहे जल है, वन है और वन्य जीव है, यानी कि वन्य जीव मतलब वन यानी कि जंगल और जीव यानी कि वहाँ पे रहने वाले जीव। तो वन्य जीव यानी कि जंगल में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो सब भी आपके क्या है, तो नवीकरण योग्य संसाधन है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट होता होगा, लेकिन जब मैंने एग्जाम्पल को रखा है तो आप कभी अब डाउट नहीं रखना कि जो वन्य जीव हैं वह किस प्रकार के संसाधन है। तो किस प्रकार के हैं, नवीकरण योग्य संसाधन है। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं, वह है हम लोग का अनवीकरण योग्य संसाधन। तो देखो ये इसी का जस्ट अपोजिट है आपका नवीकरण योग्य संसाधन, यानी कि ये जो है वैसे संसाधन है जिनका दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता है, और अगर किया भी जाएगा तो इतना लंबा समय लगेगा, इतना लंबा समय लगेगा कि मतलब मत पूछिए, लाखों वर्ष लग जाएंगे। मतलब कि मेरा बच्चा का बच्चा का बच्चा का बच्चा सब मर जाएंगे, कुछ नया जनरेशन एकदम आएगा बहुत लाखों साल बाद, जिसको पता भी नहीं होगा कि उसके जनरेशन में हम भी हुआ करते थे। इतना ज़्यादा समय लग जाता है इन संसाधनों को बनने में। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल आपका खनिज होगा और जीवाश्म ईंधन होगा। अब खनिज और जीवाश्म ईंधन एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे कि आपका कोयला हो गया, ये क्या है, खनिज है, जीवाश्म ईंधन है। अब इसको बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। अब इसी में आगे देखिए, जो अनवीकरण योग्य संसाधन है इसमें दो प्रकार के बांटा जाता है इसको। कौन कौन, एक इसको बांटा जाता है पुनः चक्रीय संसाधन, पुनः चक्रीय अनवीकरण योग्य संसाधन, और दूसरा इसी में बांटा जाता है अनवीकरणीय अचक्रीय संसाधन। अब देखिए जैसे कि हम इसी में लोहा का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ये रड है एक तरह का, ये क्या है, ये आपका अनवीकरण योग्य संसाधन है। इसको बनने में भाई लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इसको दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन है, एक है आपका पुनः चक्रीय, पुनः चक्रीय यानी कि दोबारा से उसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपका रड है, यहाँ पे आप गाड़ी भी आप देख रहे हो, गाड़ी जो भी आपका लोहा वोहा का बना हुआ है, ये क्या हो गया, यहाँ पे तो खराब हो गया। तो अब क्या किया जाएगा, इसको पिघला उगला करके या फिर इसको हथौड़ी से मार उड़ के थोड़ा बहुत इसको फिर से ठीक किया जाएगा, चाहे फिर से कुछ पार्ट जो खराब हो गए हैं दूसरे गाड़ी में उसको यूज किया जाएगा। तो ये क्या किया जा रहा है, पुनः चक्रीय यानी कि उसको दोबारा से उपयोग किया जा रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम कोयला का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने खाना बनाने के लिए कोयला जलाया और खाना बनाया। अब कोयला से वो जो राख बन गया, उस राख का दोबारा से हम आग जलाने में, खाना बनाने में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा अचक्रीय संसाधन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें हैं वो अभी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यानी कि जो अचक्रीय है उसका एक बार इस्तेमाल किया, कहानी खत्म, अब उसका दोबारा उपयोग नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आपका पुनः चक्रीय है उसका हम लोग दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग का स्वामित्व के आधार पर संसाधन, स्वामित्व यानी कि हक, किसका हक है उस पर, किसका अधिकार है उस पर। तो देखिए इसमें जो पहला आता है वह है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं, तो देखिए जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं क्या कहलाते हैं, आपके व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। निजी व्यक्ति यानी किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में जिसपे उसका कब्जा हो, उसका अधिकार हो, उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। अब देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले वो क्या करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाते हैं। तो आप कहोगे तो सरकार का हो गया, हाँ सरकार का है, उसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे अभी व्यक्तिगत संसाधन के रूप में। जैसे कि आपका घर हो गया, ये क्या है, ये भी आपका व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे कि हम जो जमीन के बारे में बोल रहे हैं, जहाँ पे खेती हो रही है, वो तो सरकार का है। सरकार जो है लोगों को आवंटित की हुई है, लोगों को दी हुई है, उसके बदले में बहुत ही सस्ते दर पर सरकार को टैक्स मिलता है और वो सरकार को टैक्स देती है, और जिसको जमीन मिला है वह उसका निजी संपत्ति कहलाता है, यानी कि वो क्या हो गया, आपका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। इसके अलावा जैसे कि आप
बाग देखोगे, चारागाह देखोगे, तालाब हो जाता है या फिर कुआं हो जाता है जो किसी खास व्यक्ति का है, वो क्या कहलाता है आपका, वो सारी चीजें व्यक्तिगत संसाधन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे कार ले लो, ये कार किसका है, कार भी किसी खास व्यक्ति का होगा, तो कार क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। ऐसा थोड़ी है कि आप गाड़ी खरीदे और आपके शहर का कोई भी आदमी आएगा आपका कार उठा के लेके चल जाएगा कि चलो वो कार है, हमको चलाना है, उनका है नहीं है ना भाई, ये आपका अपना पर्सनल है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। तो यहाँ पे आपको जो व्यक्तिगत संसाधन है इसको आप अच्छे से समझ लिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग समझेंगे सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसको कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, यानी कि समुदाय में जितने लोग हैं उन सभी के लिए है। गांव में शामिल आपका जो शमशान भूमि हो गया या फिर जो तालाब हो गया, जो कि क्या है, सार्वजनिक वाला है, जो सभी के लिए है, वो सभी के सभी आपके सामुदायिक संसाधन में उपयोग किए जाते हैं। जैसे शमशान घाट को लेते हैं, शमशान घाट, वहाँ इसको कहते हैं वह स्थान जहाँ पे लोग मरने के बाद जाते हैं उसको जलाया जाता है। अब ऐसा थोड़ी जो है कि सिर्फ आपके परिवार के लोग ही अगर मरते हैं तो वहाँ जलाए जाएंगे। अगर भाई आपके घर के बगल के या फिर किसी और मोहल्ले के जिनको वही शमशान घाट आवंटित किया गया है, तो उन लोग की लाशें, उन लोग का जो शव है वह कहाँ जाके जलाया जाएगा, उसी शमशान घाट में जलाया जाएगा। ऐसा तो आप नहीं कहोगे कि नहीं जहाँ पे जो शमशान घाट है इसमें सिर्फ हमारे परिवार के लोग को ही जलाया जाएगा, आप नहीं लड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि उस पर पूरे समाज के समुदायों का हक है, उन पर सभी लोगों का अधिकार है। ठीक है, ये तो बात हो गई गाँव में, शहर में भी ऐसा होता है। लेकिन देखिए जो नगर क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सार्वजनिक आपको पार्क मिलेंगे, पार्क जहाँ पे आपको, देखिए यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ होगा, ये देखो ये एक पार्क का फोटो है। यहाँ पार्क के फोटो में आप देख रहे हो कि आराम से कई सारे जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। अब आप यहाँ पे ऐसा तो नहीं कहोगे नहीं ये जो पार्क है ना ये मेरे घर के बगल में है, अब इस कॉलोनी का कोई भी बच्चा वहाँ नहीं खेलेगा, सिर्फ मेरा बच्चा वहाँ खेलेगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसा करोगे तो लड़े जाएंगे और लड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो सामुदायिक संसाधन है, वहाँ के जो कॉलोनी का है उन कॉलोनी के सभी लोगों को उस पर अधिकार है, सभी बच्चे वहाँ के खेल सकते हैं। वहाँ पे जो झूला है, जो ये सारी चीज़ें हैं, उन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको उनको रोकना नहीं है, क्योंकि वो सामुदायिक संसाधन है, सभी के लिए है। इसके अलावा आपके पिकनिक स्थल हो गए, जैसे कि जो नदी किनारे के स्थल हो जाते हैं, कई बार जो आपका झीलों के किनारे स्थल हो जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी जो कि आप जब अपने परिवार के साथ जाओगे तो कहोगे जितना लोग हो सब यहाँ से निकल लो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे हमारा परिवार आया है, आज के दिन सिर्फ हम लोग यूज करेंगे। तो ऐसा आप कर नहीं सकते हो, वो तो सामुदायिक संसाधन है। समाज के जितने लोग हैं जिनको वहाँ पिकनिक स्थल पे जाना है जा सकते हैं, नदी का पानी यूज कर सकते हैं, बालू पर बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं। ये सामुदायिक संसाधन है, सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे खेल का मैदान हो गया, चाहे जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, सामुदायिक संसाधन है। अब चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। ये राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो ये राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? राष्ट्र का संसाधन यानी कि पूरा देश का संसाधन है। तो चलिए इसको देखते हैं। यह है आपका तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कि देश में जितना भी चीज उपलब्ध है, ठीक है, वो सब का सब तकनीकी तौर पर क्या है, हमारे देश का है, हमारे राष्ट्र का है, वो क्या है, सब का सब राष्ट्रीय संसाधन है। देखिए देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में चाहे तो अधिग्रहित कर सकती है, यानी कि उसको अपने कब्जे में ले सकती है अगर जरूरत पड़े तब। कि अगर सरकार को लगती है कि नहीं बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये किसी का निजी संसाधन भी है, तो भी सरकार उसको पब्लिक प्रॉपर्टी की जैसा यूज कर सकती है अपनी जनता को लाभ पहुंचाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको सड़क के बारे में जानते हो, नहरों के बारे में जानते हो, जो रेल लाइन होते हैं इनके बारे में, ये सभी आपको देखोगे कहाँ बनाई जाती हैं। मान लो ये सड़क गुजर रहा है, चाहे फिर ये आपका रेलवे लाइन जो है वो गुजर रहा है, अब बीच में किसी का खेत आ जाएगा तो वो सरकार को बोले कि देखिए बीच में मेरा खेत है, आप काम कीजिए, जो रेलवे लाइन है उसको ऊपर से ले जाइए, चाहे फिर आओ कहीं से ले जाइए, हम अपना ज़मीन से नहीं ले जाने देंगे। तो ऐसा हो सकता है? नहीं। सरकार हो सकता है उस किसान को जिसकी ज़मीन है उसको थोड़ा मुआवजा दे, लेकिन रेलवे लाइन तो वहीं से जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो क्यों? क्योंकि जो देश में जितनी भी चीज़ें हैं वो तकनीकी रूप से किसकी हैं? हमारे गवर्नमेंट की है, यानी कि हमारे राष्ट्र की है। वो सभी की सभी क्या चीज़ें हैं? वो सभी की सभी चीज़ें राष्ट्रीय संसाधन है। अब देखिए यहाँ पर सारे खनिज या फिर जल संसाधन, चाहे फिर जो जंगल है यानी कि जो वन है और वन में रहने वाले जितने जीव हैं वो सभी के सभी, या फिर हमारे जो राजनीतिक सीमाओं के अंदर, राजनीतिक सीमाओं का मतलब ये देखिए हमारा भारत का मैप है, ये जो आपका भारत का पूरा नक्शा है, इसमें जहाँ तक हमारी सीमा है
उसमें कहीं पर भी जो भी चीज़ पाया जा रहा है वो सब का सब हमारे देश का है, हमारे राष्ट्र का है, वो सब का सब राष्ट्रीय संसाधन है। चाहे इसमें कहीं पे कोयला निकल जाए, यहाँ पे कहीं पेट्रोलियम निकल जाए, यहाँ पे कहीं कोई जानवर हो, यहाँ पे कुछ भी है, वो सब का सब आपका किसका है? हमारे राष्ट्र का है, वो सब का सब राष्ट्रीय संसाधन है। अब इसके अलावा जो हमने देखा कि जो क्षेत्र है यानी कि ज़मीन है वो तो हो गया, लेकिन इसके अलावा जो जल है ना वो भी हमारे राष्ट्र का है, वो भी हमारे देश का है। लेकिन कहाँ तक, कहाँ तक? आखिर समुद्र तो ले जाएंगे तो पूरा एकदम अमेरिका तक पहुँच जाएगा। अमेरिका और भारत भी सब समुद्र के रास्ते जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच जाएंगे, तो सब का सब हमारा तो नहीं है। तो देखिए क्या होता है ना, 12 समुद्री मील, कहाँ? 12 समुद्री मील तक, यानी कि हमारा ये जो क्षेत्र है, ये जो हमारी जो सीमाएं हैं, जो कोस्टल क्षेत्र है, यानी कि जो हमारे जो ये जो समुद्र से लगने वाले जो क्षेत्र है, ये सब, इन सब से 12 समुद्री मील तक समुद्र में, कहाँ तक? 12 समुद्री मील तक की दूरी तक जितने भी जगह आएगा ना वो सब का सब भारत का हिस्सा है, वो सब का सब भारत का राष्ट्रीय संपत्ति है। कहाँ तक? 12 समुद्री मील तक। समुद्री मील क्या होता है? तो देखिए जैसे कि हम लोग जमीन पर नापते हैं ना किलोमीटर में, उसी के जैसा मापक है क्या चीज? समुद्र में लंबाई को, समुद्र में दूरी को कैसे मापते हैं? तो मील में मापते हैं, समुद्री मील में मापते हैं, यानी कि नॉटिकल माइल में मापते हैं। तो क्या होता है? तो देखिए 1 किलोमीटर जो होता है वो बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के। एक समुद्री मील बराबर क्या होता है? तो एक समुद्री मील बराबर आपका होता है 1.852 किलोमीटर। इसको 12 से गुना कर लीजिए तो आपका समुद्री मील हो जाएगा, यानी कि आपका लगभग 22.2 किलोमीटर दूरी तक अगर हम समुद्र में जाएं तो वहां पे किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। वहां सब क्षेत्र जो है वो किसको बिलोंग करता है? हमारे देश भारत को बिलोंग करता है, यानी कि वो सारी की चीजें क्या है? वो सारी की सारी चीजें राष्ट्रीय संसाधन है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय, पहले ही मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय शब्द का मतलब बताया था। अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? 2 या 2 से अधिक देश, और संसाधन भी मैंने बता चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जिसपे 2 या 2 से अधिक देशों का, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों का हक होता है, अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब चलिए हम लोग इसे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कहाँ पे? देखिए ये आपका भारत का मैप है, और ये जो है आपके क्या है? तटीय राज्य है। इससे जो भी आपका 12 नॉटिकल माइल है वहाँ तक क्या है? आपका भारत का राष्ट्रीय संपत्ति है। लेकिन समुद्र तो बहुत बड़ा है, समुद्र तो दूर दूर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे और जो आगे की चीजें हैं, आगे का जो समुद्र में संसाधन है वो किसका है? उस पर किसका अधिकार है? तो वो सारी चीजें आपकी आती हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में। कहाँ से कहाँ तक? तो देखिए यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है कि हमारा जो तट रेखा है उससे 200 समुद्री मील की दूरी के बाद, कहाँ से? 200 समुद्री मील की दूरी, जिसकी ये आपका क्या है? भारतीय तट है। इससे हम लोग यहाँ तक गए, यहाँ तक हमारा क्या हो गया? 200 समुद्री मील हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो आगे का क्षेत्र है वो सब किसका है? उस पर किसका अधिकार है? तो ये जो 200 नॉटिकल माइल है, 200 आपका समुद्री मील की दूरी है, इसके बाद का जो संसाधन है, जो सारी चीजें हैं, वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समझ में आया। अब चलिए हम लोग आगे अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्या चाहिए हम लोग का? जो नेक्स्ट है वह हम लोग का विकास के आधार पर जो संसाधन का बंटवारा किया गया है उसके बारे में। तो इसमें पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा संभावी संसाधन। ये संभावी संसाधन क्या होता है? तो देखिए यह वैसा संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, यानी कि वहां पे है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसका उपयोग पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? संभावी संसाधन। अच्छा समझ में नहीं आया? चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए थ्रू सबसे पहले हम लोग उस मैप पे आते हैं जो कि हमको आपको पहले दिखाया हुआ था। ये आपका भारत का मैप है। यहाँ पे आप देखो ये भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है कौन कौन सा, जैसे कि आपका गुजरात हो गया, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया। तो यहाँ पे जो सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य का जो प्रकाश आता है वह भी अच्छा खासा मात्रा में आता है। इसके अलावा यहाँ पे जो पवन है, यानी कि जो हवाएं चलती हैं, वह भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हवाएं चलती हैं। यानी क्या है? ये जो सूर्य का किरण है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है, ये जो हवा है, यह क्या है? यह आपका संसाधन है। तो इसका हम लोग आराम से बहुत ही अच्छे रूप में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसका बिजली के रूप में निर्माण कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं सूर्य का प्रकाश के लिए, और फिर जब आपका पवन चक्की लगा सकते हैं, पवनों के द्वारा आपको हम लोग क्या ले सकते हैं? उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इसका हम लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं राजस्थान के जैसे क्षेत्रों में, गुजरात जैसे क्षेत्रों में। लेकिन
हम लोग अभी उसका पूरा अच्छा से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको संभावी संसाधन कर रहे हैं। जितना संभावना है उसका उतना हम लोग उसको भी विकसित नहीं किए हुए हैं, इसीलिए वह क्या है, हमारा एक संभावी संसाधन है। अब चलिए हम लोग देखते हैं विकसित संसाधन। ये जो विकसित संसाधन है इसको क्या है, ये है क्या चीज विकसित संसाधन। तो देखिए वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी कि हमको मान लेते हैं कि राजस्थान में, महाराष्ट्र में कहीं पे कोई संसाधन हमको मिला, हम लोग ये उसके बारे में पता किए, पूरा सर्वेक्षण उसके बारे में हम लोग कर लिए। उसके अलावा हम लोग उसकी गुणवत्ता के बारे में भी पता कर चुके कि हाँ वहाँ पे जो संसाधन है उसकी गुणवत्ता क्या है। गुणवत्ता नहीं समझ में आया, चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमको 1 kg मुर्गा बनाना है, उसके लिए हम कोयला जलाएं और मुर्गा बना रहे हैं, तो 1 kg मुर्गा बनाने में हमको 1 kg का कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र का कोयला था। और हम एक झारखंड का कोयला लेते हैं जो 1 किलो मुर्गा बनाने में हमको 250 ग्राम ही मात्र कोयला लग रहा है। तो अब बताइए कौन सा कोयला का गुणवत्ता ज़्यादा अच्छा है, महाराष्ट्र वाला या फिर झारखंड वाला। तो सिंपल सी बात है, कम संसाधन में जब अच्छा काम हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता अच्छी है। तो यहाँ पे हम वही कहना चाह रहे हैं कि जो संसाधन पाया गया है उसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उसकी जो गुणवत्ता है उसके बारे में भी पूरा पता किया जा चुका है। इसके अलावा उसकी जो मात्रा है वह भी निर्धारित की जा चुकी है, यानी कि वहाँ पे जो संसाधन पाया गया है किसी क्षेत्र में उसकी सर्वेक्षण कर लिए हैं, उसके बारे में पता लगा लिए हैं, उसका गुणवत्ता क्या है वो भी हम लोग देख चुके हैं, और वह किस मात्रा में है, कितना ज़्यादा है वहाँ पे, वो भी हम लोग पता कर लिए हैं। तो ये सारी जब चीज़ें की जाती है किसी संसाधन के बारे में तो उस संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। तो विकसित संसाधन भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, भंडार संसाधन। ये भंडार संसाधन क्या है, तो देखिए पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास अभी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है, तकनीक उपलब्ध नहीं है, जिससे कि हम लोग अभी वर्तमान में उसका उपयोग करके अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकें। इसी को हम लोग कहते हैं भंडार संसाधन। नहीं समझ में आया, चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका वाटर है यानी कि जल है, तो जल में आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती हैं, और आपको ये भी पता है कि जो हाइड्रोजन है वह क्या है, फ्यूल है, एक ऐसा संसाधन है जिसको हम लोग एनर्जी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए, आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें से हाइड्रोजन अलग कर दीजिए और ऑक्सीजन को अलग कर दीजिए, और जो आपका हाइड्रोजन उसको फ्यूल के रूप में उपयोग कीजिए। आप कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है, वह तकनीक आपके पास नहीं है जिससे आप पानी में से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर सके और उसका अलग से इस्तेमाल कर सके। लेकिन वो जल तो है आपके पास, संसाधन तो है आपके पास, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, तकनीक नहीं है। तो वैसे संसाधन जो कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, हमारी आवश्यकता को पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं है कि हम लोग उसका अभी इस्तेमाल कर सके, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, भंडार संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग का संचित कोष संसाधन। ये जो संचित कोष संसाधन है यह भंडार संसाधन का ही हिस्सा है, और ये जो है हम लोग इसका तकनीक उपलब्ध है, यानी कि जो संचित कोष संसाधन है इसमें वैसे संसाधन है जिसका इस्तेमाल करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए क्या तकनीक होता है, क्या स्किल होता है, वो हमको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका उपयोग जो है अभी नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसका उपयोग करेंगे भविष्य में जब हमको उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी समझते हैं हम लोग। जैसे कि आपका जल में जो बांध के रूप में पानी हम लोग एक जगह रखते हैं, उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे आपके ऐसे 2 पहाड़ है और यहाँ से जो है वो नदियाँ बह रही हैं, और इधर कहीं गांव में सूखा है, लेकिन अभी यहाँ पास मान लेते हैं वैसा सिस्टम नहीं जिससे कि हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग इस्तेमाल करें तुरंत में, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग आराम से यहाँ पे बांध बनाकर इसका पानी को रोक करके इस गांव में भेज सकते हैं, यहाँ पे बिजली दे सकते हैं, इसका हम लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तकनीक भी हम लोग को पता है, लेकिन वर्तमान में हम ये काम अभी नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या है, यह एक संचित कोष संसाधन है। समझ में आ गया होगा? इसी के अलावा जैसे आपका वन हो गया, तो ये जो वन है वह भी आपका संचित कोष भंडारण के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं संसाधनों का विकास। देखिए मानव के जीवन के लिए संसाधन जितना उपयोगी है उनकी डेली लाइफ को चलाने के लिए है, उसी के जैसा जो संसाधन वो उपयोगी है मानव का जो गुणवत्ता है, उसका जो स्टैंडर्ड लाइफ है उसको जीने के लिए भी। लेकिन मानव ने क्या किया, मानव ने मान लिया है कि जो संसाधन है वह प्राकृतिक की देन है, यानी कि भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद है जो कभी खत्म ही नहीं होगा।
जिस कारण से क्या हुआ, मानव ने अंधाधुंध तरीके से यानी कि बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब बहुत ज़्यादा उपयोग करना कैसे शुरू कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए हमको 1 केजी मुर्गा बनाना था, उसके लिए हमको 1 केजी कोयला लगता, लेकिन मानो सोचा कि कौन बार बार कोयला को जलाएगा, हम आराम से 1.5 केजी कोयला जला देते कि कोई टेंशन ही नहीं रहे, मुर्गा आराम से बन ही जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, इंसान एक्स्ट्रा चीज़ का उपयोग कर दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो पैदा हो जा रही हैं। अब ये जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो बहुत सारी समस्याएं, उनमें आपका पहला आ जाता है भूमंडलीय तापमान में जो वृद्धि हो रही है। यानी कि हमारा भूमंडल है, हमारी जो पृथ्वी, उसके तापमान में आप देख रहे हो कि ज़्यादा गर्मी पड़ने लग रहा है अब। इसके अलावा जो ओजोन परत है इसका क्षय हो रहा है। ओजोन परत का क्षय हो रहा है मतलब देखिए, वायुमंडल जो है उसमें बहुत सारी परतें पाई जाती हैं, आपको आगे के लेक्चर में वो सब चीज़ पढ़ने को मिलेगा। वो जो वायुमंडल में अलग अलग लेयर पाया जा रहा है, परत पाया जा रहा है, वहीं पे एक परत में पाया जाता है आपका ओजोन लेयर, जिसको हम लोग O3 के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है कि सूर्य से आने वाली बहुत सारी जो हानिकारक किरणें हैं उनको वहाँ पे रोक देता है, उनको नहीं आने देता है, जिसके कारण हम लोग बीमार नहीं पड़ पाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये ओजोन परत है उसका क्षय हो जा रहा है, जिसके कारण से तरह तरह की बीमारियां हो जा रही हैं, स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जा रहा है, और भी कोई बीमारियां हो रही। तो ये बीमारियां क्यों हो रही हैं, मानव ने जो अंधाधुंध उपयोग किया है, यानी कि बिना सोचे समझे ज़्यादा संसाधनों का उपयोग कर दिया अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, उस कारण से ये सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो पर्यावरण है, यहाँ पे भी प्रदूषण फैलते जा रहा है, वायु में प्रदूषण हो जा रहा है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। इसके अलावा जो भूमि है उसका भी निम्नीकरण हो रहा है, जो भूमि यानी कि जो मृदा है मान लेते हैं, उसका जो उत्पादक क्षमता है वो कम होता जा रहा है। ये जो आपका इतना बड़ा भूमि है, मान लेते हैं पहले यहाँ पे हम लोग बिना खाद का 1 केजी गेहूँ उगा सकते थे, लेकिन अब यहाँ भूमि का निम्नीकरण हो गया, अब इसको जो उत्पादक क्षमता है वो कम होती जा रही है। यहाँ पे आधा किलो ही गेहूँ यह जमीन में हम लोग उपजा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो पा रही हैं किस कारण से हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही है मानव के द्वारा अंधाधुंध बिना सोचे समझे ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का अपने फायदे के लिए उपयोग करने के कारण। तो इसके लिए भाई क्या किया जाए, तो इसके लिए हम लोग को कुछ चीज़ें करनी चाहिए। पहला क्या करना चाहिए, सतत पोषणीय विकास करना चाहिए। अब सतत पोषणीय विकास क्या होता है, तो देखिए इसका जो डेफिनेशन है वह है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ होता है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, और वर्तमान का जो विकास की जो प्रक्रिया है और जो भविष्य की जो पीढ़ियों के लिए हमको संसाधन की जो आवश्यकता पड़ेगी उसको वो भी बचा होना चाहिए। नहीं समझ में आया, देखिए यानी कि आपका सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें हम लोग संसाधन का इस तरह से उपयोग करें कि हमारा काम भी हो जाए और जो आने वाला जनरेशन है उसके काम के लिए भी संसाधन बचा रहे, और साथ में जो पर्यावरण है उसको कम से कम नुकसान पहुंचे। यही क्या है, आपका सतत पोषणीय विकास है। अब देखिए सतत पोषणीय विकास है तो इसको कैसे किया जाए, इसके लिए समय समय पर अलग अलग जगह पे बहुत सारे समिट हुए हैं, सम्मेलन हुए हैं। उसी में जो बहुत फेमस है वह है आपका रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया था। इसमें क्या हुआ था, देखिए इस समय क्या हुआ कि जून 1992 में 100 से भी ज़्यादा राष्ट्राध्यक्ष जो है वो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में आके मिलते हैं। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपने देश भारत के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष जैसे कि जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए आपके, या फिर प्रेसिडेंट हो गए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पदों के जो बहुत सारे देश से 100 से अधिक देश के लोग यहाँ आपके ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में मिलते हैं। और यहाँ पे जो पृथ्वी पे सम्मेलन करते हैं कि पृथ्वी में जो बहुत ज़्यादा संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, इससे जो समस्याएं पैदा हो रही हैं इसको कैसे ठीक किया जाए, इस पर चिंता व्यक्त करते हैं। और लास्ट में जो है वहाँ पे एजेंडा 21 को स्वीकृत करते हैं, यानी कि एजेंडा 21 यानी कि एक एम रखते हैं कि हाँ हम लोग को 21 चीज़ें हैं जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखे और संसाधनों का अच्छा से उपयोग कर पाए। इन सारी चीज़ों पर डिस्कस होता है और एजेंडा 21 को यहाँ पे रखा जाता है। अब देखिए जो ब्राज़ील कहाँ है भाई आपका, तो देखिए इधर आपका भारत है, ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद इधर पे आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे आपको मिलेगा ब्राज़ील। और ब्राज़ील में यहाँ पे आपका एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पे आपका 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कई बार आपसे पूछता है तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब देखिए संसाधन का नियोजन, अब ये संसाधन का नियोजन मतलब क्या हो गया, तो देखिए सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास में क्या था कि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए
ताकि वर्तमान की जरूरत को पूरा किया जा सके और भविष्य के लिए भी संसाधन सुरक्षित हो, साथ में पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? उसके लिए हमको संसाधन का नियोजन करना होगा। नियोजन मतलब क्या होता है? नियोजन मतलब उसको कैसे उपयोग किया जाए, उसका तरीका क्या हो, कैसे कैसे पूरा काम करना है, उसी को क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन करते हैं। देखिए, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जो संसाधन नियोजन है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ये सामान्य बात भी है। क्यों? कि आपको किसी भी चीज़ का उपयोग करना है, अच्छा से उपयोग करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? रणनीति बनाना होगा, तरीका बनाना होगा कि इसको कैसे उपयोग किया जाए। अब जैसे भारत जैसे जो देश है, यहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता बहुत अधिक है और ये अलग अलग जहाँ पे अलग अलग मात्रा में पाया भी जाता है। यहाँ पे ऐसे प्रदेश है जहाँ एक तरफ संसाधनों का प्रचुरता है, यानी कि कई ऐसे राज्य जहाँ पे बहुत सारे संसाधन मिलेंगे आपको वहाँ पे, और कहीं ऐसे दूसरे राज्य भी जहाँ पे कोई संसाधन नहीं मिलेगा, संसाधनों का यहाँ पे बहुत कमी है। तो कहीं पे कुछ चीज़ों का ज़्यादा होना, कहीं पे कुछ चीज़ों का ना होना, ये क्या दर्शाता है? यह विविधता को दर्शाता है। ठीक है। और कुछ ऐसे भी प्रदेश है जो संसाधन की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, यानी कि उनको जो संसाधन चाहिए वह उनके राज्य में आराम से मिल जाता है। ठीक है, वही क्या हो गया? आपका आत्मनिर्भर हो गया। और कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है, यानी कि उनको जो संसाधन चाहिए वो उनको कहीं और से लाना पड़ता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। एग्जाम्पल है आपका जो झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और भी कई ऐसे प्रांत है जहाँ पे आपको मिलेगा खनिज और कोयला के प्रचुर मात्रा में, यानी कि जितना चाहिए उतना भंडार वहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या है, झारखंड को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को कोयला चाहिए होगा तो उनको कहीं और से मंगाने की जरूरत नहीं है, उनके खुद राज्य में प्रचुर मात्रा में, यानी कि जितना चाहिए उतना कोयला वहाँ पे उपलब्ध है। वहीं अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या है? जल संसाधन प्रचुर मात्रा में, जितना जल चाहिए वो आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। लेकिन क्या आप देखोगे कि जो मूल आवश्यकताएं होती है या फिर जो विकास है वो इन राज्यों में नहीं हो पाया है, चाहे जो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो। तो यहाँ पे क्या हो पा रहा है? यहाँ पे संसाधनों का अच्छा से उपयोग नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी नहीं आ पा रही है, जिस कारण से यहाँ पे अच्छा से आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाया संसाधन के होते हुए। देखिए, राजस्थान हो गया, वहाँ पे क्या है? आपका पवन ऊर्जा जो कि आपने आपको संभावित संसाधनों में बताया था, उसके अलावा जो सौर ऊर्जा है ये बहुतायत मात्रा में मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको जल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आपका सौर ऊर्जा भी है, यहाँ पे आपका पवन ऊर्जा भी है, लेकिन यहाँ पे जल ही नहीं है, तो यहाँ पे उसका अच्छा से विकास नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि राष्ट्रीय, प्रांतीय और जो स्थानीय स्तर पर संतुलन बना के, अब नहीं समझ में आ रहा है, देखो आराम से। जैसे कि यहाँ पे आपको मान लेते हैं पवन ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पे जल ऊर्जा नहीं है, तो किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी हो कि यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो आपका और राज्य गवर्नमेंट हो और प्रांतीय सरकार, यानी कि जो क्षेत्र में वहाँ पे सरकार होती है, जैसे कि जो पंचायत होता है, वो सब आपस में मिल करके इस तरह से पॉलिसी बनाए, इस तरह से रणनीति बनाए, जिससे कि वहाँ की जो लोकल पीपल है, जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और जो संसाधन है उसका अच्छा से उपयोग किया जा सके। यानी कि कब हो सकता है? जब आपका जो राष्ट्रीय सरकार हो, प्रांतीय सरकार हो, यानी कि वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट हो, जो कि पंचायत हो सकती है, और जो राजकीय सरकार हो, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट की राज्य की सरकार हो सकती है, राजस्थान सरकार। तो ये सब जब आपस में मिल करके नियोजन करेंगे, ये रणनीति बनाएंगे कि हाँ किस तरह से इसका उपयोग करना है, तब ये सब काम हो पाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का भारत संसाधन नियोजन, कि भारत में संसाधन नियोजन कैसे होता है। तो यहाँ देखिए, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसमें कि निम्नलिखित सोपान है। सोपान यानी कि स्टेप्स, कि कैसे कैसे कब कब क्या करना है। जो पहला स्टेप है वह है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। तो सबसे पहले हमको जो काम करना है, हमको उसको पहचान करना होगा, उसके बारे में जानना होगा कि हाँ कौन सा संसाधन है, कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद संसाधनों का गुणवत्ता और उसकी मात्रा का अनुमान लगाना होगा कि ठीक है, हमको पता चला कि यहाँ पे ये संसाधन है, इसका क्वालिटी कैसा है, इसकी गुणवत्ता कैसी है। गुणवत्ता तो है, कितना मात्रा में है, कितना ज़्यादा है वहाँ पे या फिर कितना कम है, उसके बारे में हमको यहाँ पे पता लगाना होगा। उसके बाद संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो तकनीक है, और उसके अलावा जो कौशल, कि किस तरह से स्किल वहाँ पे उसका हम लोग उपयोग करेंगे, और संस्थान
कि जो ढांचा होता है यानी कि जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उसका हम लोग इस्तेमाल करना होगा, वहाँ पे हमको फैक्ट्रियाँ लगानी होगी ताकि हम लोग उसका अच्छा से इस्तेमाल कर पाएँ। उसके बाद संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना होगा कि किस तरह से संसाधन का उपयोग करना है और किस तरह से अपना विकास करना है, यानी कि कम से कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है। ये सारी चीज़ों करने के बाद जो होगा हम लोग भारत में संसाधनों का अच्छा से नियोजन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हम लोग का संसाधनों का संरक्षण। आपको तो पता चल गया कि संसाधन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और संसाधनों का अधिक उपयोग करने से क्या हो रहा है, अंधाधुंध उपयोग करने से बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिसके कारण, और संसाधन क्या है, संसाधन तो बहुत सारे सीमित संसाधन है, अनवीनीकरणीय योग्य संसाधन जो कि खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, संसाधनों का संरक्षण करना पड़ता है, उनको बचा के रखना पड़ता है या फिर उनका ऐसा इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे वो ज़्यादा लाभ पहुँचाए। ठीक है, तो देखिए संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का विवेकहीन उपयोग क्या करता है, बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न कर देता है, जैसे कि आपका जो आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। ये सब समस्याएं कब आती हैं, जब मानव अत्यधिक उपयोग करता है, अंधाधुंध माने बिना सोचे समझे ज़्यादा मात्रा में संसाधनों का उपयोग करता है तब। तो इसी चीज़ को लेकर गांधी जी का क्या विचार है, देखिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए जो कहा था वो क्या कहा था, देखिए हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, यानी कि जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चीज़ें और संसाधन है, परंतु जो लालच है उसके लिए हमारे पास चीज़ें नहीं है। और क्या कहा था, इसका मतलब हो गया आपका हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये किसके तरफ इशारा कर रहा है, वैसे लालची लोगों के लिए इशारा कर रहा है जो अपना सिर्फ काम नहीं चाहते हैं बल्कि काम के अलावा और बहुत सारे रिजर्व रखना चाहते हैं जो कि उनको भविष्य में भी फायदा पहुंचाए। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे टिप्पणी की गई है कि हमारे पास संसाधन बहुत मात्रा में है लेकिन वैसे लोगों के लिए नहीं है जो बहुत ज़्यादा लालची हैं। अब देखिए क्या होता है, इसके लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन आते हैं जो कि तरह तरह की चीज़ें लाते हैं और उसके बाद जो है हमारा संसाधन का जो सतत पोषणीय विकास है उसके बारे में आगे प्रक्रिया बढ़ती रहती है, किस तरह से हम जो संसाधन है उसका अच्छा से इस्तेमाल करना है। अब देखिए भू संसाधन, हम लोग भू संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भू संसाधन है ये भू मतलब क्या होता है, तो भू मतलब होता है भूमि और संसाधन यानी कि हमारा जो रिसोर्सेज हो गया। तो भूमि हमारा किस प्रकार संसाधन है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए भू एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और देखिए प्राकृतिक संसाधन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए ये आपको जो पृथ्वी है, ये जो भूमि है ये एक सीमित संसाधन है, इसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका ये इतना बड़ा जमीन है तो ऐसा तो नहीं कि आप इसको इधर से खींच के या फिर इधर से खींच के और लंबा चौड़ा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये सीमित है और इसकी उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है। कैसे कैसे है देख लो आप, जो फिर प्राकृतिक वनस्पति है कहाँ है आपकी, भूमि पर ही हैं। जितने भी वन्य जीव है कहाँ है, भूमि पर ही हैं। जितने भी मानव जीव हैं जो कि हम लोग हैं वह कहाँ है, भूमि पर ही हैं। हमारी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं यानी कि हमारा जितना भी व्यापार है, हमारा जितना भी बिजनेस है, हमारी जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, हमारा जितना भी दुकान है सब कहाँ है, जितना भी मॉल है सब कहाँ है, सब का सब आपका भूमि पर ही है। जितना भी हमारा परिवहन है यानी कि हमारी जो यात्राएं करते हैं, चाहे आप नानी घर जाइए चाहे आप दादी घर जाइए, सब कहाँ है आपका भूमि पर ही है। यानी आप परिवहन जो कर रहे हैं वो भी कहाँ कर रहे हैं, आप भूमि पर ही कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं कहाँ है, भूमि पर ही है। आप देख सकते हो कितना सारा चीज़ें हो रही है, कितनी ज़्यादा काम हो रही है, सब कहाँ हो रहा है, भूमि पर हो रहा है। और भूमि क्या है, निश्चित है, उसको बढ़ा घटा नहीं सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आप समझ सकते हो कि जो प्राकृतिक संसाधन भूमि है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया। अब देखो इसीलिए क्या करना चाहिए हम लोग को ना, इसीलिए हम लोग को जो भूमि है इसका विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कि रोड बनाना है या फिर रेलवे लाइन बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको बहुत ही सावधानी से और योजनाबद्ध तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि एक बार इस्तेमाल कर देंगे तो फिर उसको दोबारा इस्तेमाल करने में दिक्कत होगा, वहाँ से तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमको उतना ही चीज़ है, उतना ही जगह है मेरे पास, उसी में हमको सारी कामों को करनी है। तो उसके लिए हमको बहुत ही सोच समझ के सावधानी पूर्वक योजना बना करके तब सारी कामों को करना चाहिए। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं भारत में भूमि विभिन्न प्रकार की है, ठीक है। जैसे कि भू आकृतियों के अगर हम बारे में बात करें भारत में तो बहुत सारा है। कौन कौन सा है, देखिए भारत में पर्वत है, पठार है, मैदान है और बहुत सारे द्वीप भी यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको द्वीप मिल जा रहा है,
यहाँ पे आपको मैदान मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे पर्वत मिल जा रहे हैं, ये आपका पठारी क्षेत्र हो जा रहा है। तो भारत की जो भूमि है वहाँ पे क्या है, बहुत सारी भू आकृतियाँ हैं। भू आकृतियाँ का मतलब, भू यानी कि भूमि, आकृतियाँ मतलब तरह तरह का आकार। तो भूमि में पाई जाने वाली तरह तरह की आकृतियाँ मिल जाती हैं। अब देखिए भारत में जितनी भी भूमि है उसका 43% पर जो है आपको मैदान क्षेत्र मिलेगा। और ये जो मैदान क्षेत्र होता है इसका हम लोग बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं, किसके लिए, या तो खेती के लिए या तो फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए। अब ऐसा तो नहीं कि हम लोग जाके पहाड़ का जो ऐसा मेरा पहाड़ का इलाका है यहाँ पे हम फैक्ट्री लगा देंगे ऐसे, तो वहाँ हम कहाँ लगाएंगे फैक्ट्री, हम लोग समतल भूमि पे लगाते हैं। और भारत का जितना भूमि है उसमें कितना प्रतिशत पे समतल भूमि है, तो वह आपका 43% पर समतल भूमि है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं कृषि के लिए या फिर फैक्ट्रियों को लगाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का जो आपके पर्वत भू क्षेत्र है वह कितना है, 30% पर है। यानी कि जितना भी आपका भूमि है भारत में उसके 30% पर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। और हम बात करते हैं देश के क्षेत्रफल का, तो उसका जो 27% हिस्सा है वह पठारी क्षेत्र है। तो आपने देखा अभी तक कि जो 43% है वह मैदानी क्षेत्र है, 30% जो है वह पर्वत का क्षेत्र है, और 27% जो है 27% वह आपका पठारी क्षेत्र है। और जो पठारी क्षेत्र है इसी में हम लोग को तरह तरह की खनिजें जैसे कि जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला हो गया, ये सब हम लोग कहाँ मिलता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को इसी 27% यानी कि पठारी क्षेत्रों में मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक मैप के द्वारा बताया गया, पाई चार्ट के द्वारा बताया गया है मैदान किसको बता रहा है भाई, तो देखिए ये आपका 43% मैदान को बता रहा है। पर्वत, कौन सा पर्वत, यहाँ देखिए 30% आपके पर्वत को बता रहा है, और जो 27% है वह आपको बता रहा है पठार को। तो इसके द्वारा भी आप इसको आराम से ध्यान में रख सकते हो कि हाँ भारत की कौन सी भूमि कितनी प्रतिशत है, यहाँ आपको पता चल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं भू उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग, यानी कि जो भूमि है उसका हम लोग किस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो देखिए भूमि का जो पहला उपयोग होता है वह होता है वन के रूप में, यानी कि भूमि पर आप क्या देखते हो, वन देखते हैं, यानी कि वन भी है एक प्रकार से उसका उपयोग, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कि वैसा जमीन जिसका हम लोग कृषि के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। उसमें पहला क्या है आपका बंजर भूमि या फिर प्रतिभूमि, कौन कौन सा, बंजर भूमि या फिर कृषि आयोग भूमि जहाँ पे खेती नहीं की जा रही है। दूसरा है आपका कृषि परियोजनाओं में लगाई गई नई भूमि, यानी कि गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, यानी कि वैसा भूमि, वैसा जमीन जिस पर खेती नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको इमारत देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको सड़क देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको उद्योग देखने को मिलेगा। ये क्या है, वैसा जमीन जहाँ पे खेती नहीं हो रहा है लेकिन आपका सड़क है, रेलवे लाइन है, उद्योग धंधे हैं, वो सभी चीज़ें हैं। उसके बाद है आपका प्रतिभूमि। प्रतिभूमि में देखिए पहला है आपका वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि किसको कहते हैं, वैसा जमीन जहाँ पे एक साल में कोई भी खेती कार्य नहीं किया गया, वो आपका हो गया वर्तमान प्रतिभूमि। इसके अलावा होता है आपका पुरातन प्रति। अब पुरातन प्रति क्या होता है, देखिए वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त जो अन्य प्रतिभूमि होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। अब ये पुरातन प्रतिभूमि क्या होता है, देखिए जहां पर 1 से 5 साल तक के बीच में कोई भी खेती कार्य नहीं किया गया है, कोई भी कृषि कार्य नहीं किया गया है, वैसा भूमि को, वैसा जमीन को क्या कहते हैं हम लोग, पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक है आपका शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। अब शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र क्या है, देखिए एक वर्ष में जहां पर कृषि कार्य 1 से अधिक बार किया गया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखें कि किस तरह से जो है हम लोग का भूमि का उपयोग होता है। अब देखिए इसी में कि भूमि का जो उपयोग होता है उसके जो प्रारूप है वह क्या क्या है। तो देखिए भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक जो तत्व हैं तो 2 होता है। पहला होता है आपका क्या चीज, मानव, यानी कि जो मानवीय कारक हो जाएंगे। उसके बाद होता है आपका भौतिक कारक, ठीक है। तो भौतिक कारक में 3 होते हैं, कौन कौन से, पहला आपका भू आकृति, भू यानी कि भूमि, आकृति यानी कि किस तरह का ढांचा है, किस तरह का शेप है उसका, भू आकृति। जैसे कि वहाँ पे पहाड़ हो सकता है, पठार हो सकता है, और इस तरह से आपको नदियाँ हो सकती हैं, ये सब क्या आपकी भू आकृति हैं। तो भू आकृतियों के हिसाब से भूमि का उपयोग हो रहा है। फिर वहाँ की जलवायु कैसी है उसके हिसाब से, और मृदा के प्रकार कैसे हैं, काली मृदा है, जलोढ़ मृदा है, वन मृदा है, या फिर मरुस्थलीय मृदा है, किस तरह की मृदा है उसके हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई भौतिक कारक के अंदर। उसके बाद है आपका मानवीय कारक, यानी कि मानव के द्वारा वाला जो कारक होता है, जो कि मानव यानी कि मनुष्य के पे डिपेंड करता है।
उसमें पहले आपका जनसंख्या घनत्व, यानी कि वहाँ पे किस तरह का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व को पहले आप समझिए, जनसंख्या घनत्व कहते किसको है। तो देखिए 1 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में, 1 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में जितनी भी जनसंख्या पाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रौद्योगिकी क्षमता, यानी कि तकनीक कैसा है। अगर तकनीक अच्छा होगा तो हम लोग क्या कर पाते हैं, कम संसाधनों में भी अच्छा उत्पाद कर पाते हैं। तो तकनीक कैसा है वो भी आपको डिपेंड करता है। और जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं वहाँ पे उस क्षेत्र की कैसी हैं, इसके हिसाब से जो संसाधनों का उपयोग डिपेंड करता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया जा रहा है भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख किलोमीटर है। कितना है, 32.8 लाख किलोमीटर। इसको आप पूरे अच्छे से जानो तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इस जो आपका पूरा कितना है, 100% कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका पूरा का पूरा आंकड़ा, इसका पूरा का पूरा जो भूमि है, इसका कौन सा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र किस कार्य में उपयोग किया जा रहा है हमको नहीं पता है। तो कितना का पता है, तो मात्र 93% जो भूमि है उसी के बारे में हमको पता है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है, उस क्षेत्र की भूमि का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, किस कार्य में उपयोग किया जा रहा है, हमको कितना पता है, तो 93% भूमि के बारे में ही हमको पता है। अब ऐसा क्यों, कुछ कारण है। पहला देखिए जो कारण है आपका जो पूर्वांचल है, जो यानी कि जो पूरब के इधर के जो आपके राज्य जैसे कि असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ये जो राज्य है इन राज्यों के बारे में हमको पूरा आंकड़ा नहीं है, हमको पास पूरी जानकारी नहीं है कि यहाँ पे किस भूमि का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है। और जो दूसरा कारण है वह है जो आपका जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख का क्षेत्र है, इसमें जो POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो क्षेत्र आ गए, यानी कि जो क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है उसके बारे में हमको पता नहीं कि वहाँ पे कौन सा ज़मीन का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जो कुछ क्षेत्र पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास था उसने क्या कर दिया, चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब वो चाइना के अधिकार क्षेत्र में है, तो चाइना के पास भी जो ज़मीन है हम लोग का, उसके बारे में भी हमको आंकड़ा नहीं है, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है कि उस ज़मीन का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। इसी कारणों से क्या होता है कि जितना हमारा भूमि है 100%, उसके 93% भूमि का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है वह हमको पता है। अब इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो भारत में जितनी भी कुल भूमि है उसका 54% भूमि पर ही क्या किया जा सकता है, खेती की जा सकती है। पूरा भारत का जितना भूमि है उसका 54% भूमि पर। अब इसके बाद आगे देखिए कि जो पूरा भारत का तो 54% यानी कि 54% पे खेती कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो क्या होता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है, कौन सा, ये आपका पंजाब हो गया, ये आपका हरियाणा हो गया। तो अगर हम इस क्षेत्र को 100% क्षेत्र मानते हैं यहाँ तक, तो इसका जो 80% जो भूमि है ना, उसका 80% भूमि पे हम लोग खेती कर सकते हैं। जबकि पूरे भारत की अगर भूमि की बात करें तो 54%, और पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र की बात करें तो 80% भूमि का उपयोग हम लोग खेती के लिए कर सकते हैं। परंतु अगर हम लोग बात करते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है आपका, यहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश के आपका मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, तो ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा भूमि का उपयोग नहीं कर पाते खेती के लिए। तो कितना प्रतिशत भूमि का उपयोग कर पाते हैं, तो मात्र 10%। कितना, मात्र 10% जो भूमि है उसका हम लोग उपयोग कर पाते हैं खेती के लिए। वहीं इधर हम लोग देखें पंजाब और हरियाणा में, तो वहाँ पे तो हम लोग लगभग 80% भूमि का उपयोग कर रहे हैं खेती के लिए। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पे अलग अलग जो कारक है उसके हिसाब से अलग अलग भूमि का अलग अलग तरीके से उपयोग किया जा रहा है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। अब देखिए हमारा जो देश है ना, यहाँ पे जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 लाया गया था, उसके हिसाब से निर्धारित किया गया था कि भारत का जितना क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल के जो 33% जो आएगा वहाँ पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। लेकिन ये तो नीति था, ऐसा वास्तव में हो नहीं पाया अभी तक। तो भारत में कितने प्रतिशत तक अभी वन पाए जाते हैं, तो यह लगभग 23 से 24% जो भूमि है यहाँ पे आपको वन मिलेगा। जबकि नीति क्या बोलती है हमको, 1952 वाली जो राष्ट्रीय वन नीति है यह बोलती है कि 33% जो भूमि है भारत में वहाँ पे वन होना चाहिए। लेकिन है कितना, 23 से लेकर 24% तक। ये आंकड़े बदलते रहते हैं, तो आप इसको एक बार गूगल कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं भूमि निम्नीकरण और उसके संरक्षण के उपाय।
क्या चीज़, जो हमारा भूमि है उसका निम्नीकरण कैसे हो रहा है और उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो भूमि निम्नीकरण ये क्या है, तो भूमि का जो निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब क्या है, निम्नी यानी कि उसको नीचे गिराया जा रहा है, यानी उसकी जो क्वालिटी है उसको कम किया जा रहा है। भूमि का जो उर्वरक क्षमता है, उसकी जो उपजाने की क्षमता है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखिए हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है हमारी, या फिर किसी भी मानव का, कोई भी जो मनुष्य होता है उसका जो मूलभूत आवश्यकता हो तो क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी यानी कि क्या हो गया, उसके लिए भोजन हो गया, और कपड़ा हो गया, और आपका मकान हो गया। ये जो तीनों आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं तीनों के तीनों, उसका जो 95% होता है, कितना, 95% हम लोग कहाँ से मिलता है, भूमि से ही प्राप्त होता है। इसलिए भूमि क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट संसाधन है हमारे लिए। और देखो भारत में जो भूमि है उसका लगभग कितना, 13 करोड़ जो हेक्टेयर भूमि है वो क्या हो गया है, निम्नीकृत हो गया है। जितना भी हमारा भूमि था ना, कितना था, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें से 13 करोड़ वर्ग हेक्टेयर जो भूमि है वो क्या हो गया, आपका निम्नीकृत हो गया है, यानी उसका जो क्वालिटी है वो घट चुका है। और इसका जो 28% है वह अकेले हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, वनों में मिलता है। इसका 28% अकेले कहाँ, तो वन में हमको देखने को मिलता है कि वन की जो भूमियाँ हैं, जो जमीन है वो क्या है, निम्नीकृत हो गया है, उसका क्वालिटी घट चुका है। और 56% जो क्षेत्र है वह जल अपर्दित हो गया है। जल अपर्दित मतलब जल के द्वारा उसको बहा ले जाया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस तरह का जो जमीन होता है, यहाँ पे जब इस तरह से पानी बहेगा, जल बहेगा, तो क्या होगा, वो मिट्टी का कटाव करते चला जाएगा, तो जल अपर्दित हो गया है। और जो शेष जल है वो क्या हो गया, आपका जो शेष जो आपका मृदा है वो क्या हो गया है, लवणीकृत हो गया है, या फिर क्षारीय हो गया है, यानी कि उसका भी क्वालिटी घट गया है। और देखिए बचा खुचा जो कसर है वो हम लोग मानव पूरा कर देंगे। कैसे कर देते हैं, हम लोग वन उन्मूलन कर देते हैं। वन उन्मूलन मतलब कि जो बहुत ज़्यादा संख्या में हम लोग को पेड़ों को काट देते हैं, वन का वन पूरा साफ कर देते हैं, पूरा प्रतिभूमि उसको बना देते हैं, कोई भी पेड़ पौधा वहाँ नहीं रख छोड़ते हैं। इसके अलावा क्या होता है, अति पशु चरण होता है, यानी कि जो आपका फील्ड है, जो आपका ज़मीन है, जो घास फूस वहाँ पे होते थे उसको पशुओं के द्वारा चराया जाता है, पशु उसको खा लेते हैं, जिस कारण से वहाँ की जो पकड़ थी मृदा की, किसके द्वारा, घास के द्वारा, वो कमज़ोर हो जाती है, वह नहीं रह पाती है, जिस कारण से फिर से हवाओं के द्वारा या फिर जल के द्वारा वहाँ से बहा कर उनको ले जाया जाता है। इसके अलावा जो खनन है, खनन भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें, भूमि का निम्नीकरण करने में। और देखो अलग अलग क्षेत्रों में ना अलग अलग कारण है आपके भूमि के निम्नीकरण के। देखो यहाँ पे कैसे, जो आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पे जो भूमि का निम्नीकरण हुआ है वो मुख्य रूप से खनन के कारण हुआ है। कौन कौन सा क्षेत्र, आपका झारखंड का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र और मध्य प्रदेश का क्षेत्र। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आपको उड़ीसा जैसे क्षेत्रों का, तो वहाँ पे क्या हुआ है, वन उन्मूलन, यानी कि जो आपका उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पे वनों को, यानी कि पेड़ पौधों को बहुत बड़ी संख्या में काट दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पे वन उन्मूलन हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, कौन कौन से राज्य, तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं, हाँ, कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पे आपका गुजरात हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र दिख रहा है। इन राज्यों में क्या किया गया है, बहुत ही ज़्यादा पशुचरण किया गया है, और पशुचरण से क्या हो गया, भूमि का निम्नीकरण हो गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो राज्य कौन कौन से, ये आपके राज्य हो गए पंजाब, उसके बाद हरियाणा और पश्चिम का उत्तर प्रदेश, यानी जो उत्तर प्रदेश है उसका पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का जो आपका पश्चिमी का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या किया गया है, तो इन क्षेत्रों में अधिक सिंचाई करने के कारण, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जब हम लोग खेती करते हैं तो वहाँ पे सिंचाई, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी देने के कारण और बहुत ज़्यादा उर्वरक जैसे चीज़ों को, खाद जैसे चीज़ों को उपयोग करने के कारण भी यहाँ पे क्या हुआ है, भूमि का निम्नीकरण हो गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे किस तरह से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारणों से वहाँ की जो भूमि है वो क्या हुई है, निम्नीकृत हो गई है। ठीक है, अब इसके अलावा जो बचा कुचा कसर है वो पूरा कौन कर देता है, तो उसको पूरा कर देता है ये जो वहाँ पे कल कारखाने होते हैं, वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनसे जो कचरा निकाला जाता है, उनसे जो जल निकाला जाता है, उनको जब बिना ही अच्छे से साफ सफाई किए हुए, बिना उसको प्यूरिफाई किए हुए उसको डायरेक्ट वहाँ के नालियों में या फिर नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वो आपके कहीं ना कहीं भूमि से टच होता है, जिस कारण से वो जो भूमि के आसपास से गुजरता है वहाँ का जो भूमि है उसको निम्नीकृत कर देता है। साथ में जो जल है आपका नदी का, उसको भी क्या कर देता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित कर देता है।
अब इसके बाद देखिए भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के तरीके। आखिर जो भूमि का निम्नीकरण हुआ है उसको हम लोग कैसे सुलझा सकते हैं, उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिन कारणों से भूमि खराब हुई है उसका उल्टा करोगे तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमने क्या किया था, हमने बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों को काटा था, तो क्या हुआ, वन उन्मूलन हो गया था। तो हम क्या करेंगे, अब पेड़ पौधों को लगाएंगे, यानी कि हम लोग वन रोपण करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा काम कर रहे हैं। अब पेड़ पौधा रोपेंगे तो क्या करेगा, मिट्टी को बचाएगा, उसका उर्वरक क्षमता को बचाएगा। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं पहला काम वन रोपण, यानी कि पेड़ पौधों को लगा सकते हैं। दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं, चारागाहों का उचित प्रबंध कर सकते हैं। पहले क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चारागाह था जहाँ मन तहाँ, वैसे ही जैसे पशु को जाना है जाओ चरो और सारी चीज़ें वो चल जाते थे। अब वैसा हम नहीं करेंगे, उचित प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो भूमि है उसको एक टाइम तक पशु को यहाँ चराएंगे, फिर एक टाइम को यहाँ इसको खाली छोड़ देंगे ताकि यहाँ के फिर से घास फूस उग सके और फिर पशुओं को हम यहाँ चरा सकते हैं। इस तरह से हम उचित प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, भूमि का निम्नीकरण है वह कम हो जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम लोग पेड़ों की रक्षक मेखला बना सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला का क्या मतलब है, पेड़ों को आप यहाँ फोटो में देखो किस तरह से पेड़ जो यहाँ पे लाइन से लगाए गए हैं, इसे हम लोग कहते हैं पेड़ों की रक्षक मेखला। इससे भी जो होता है आपका भूमि का निम्नीकरण कम हो जाएगा और हम लोग भूमि का जो क्वालिटी है मृदा का उसको हम लोग अच्छा से नियंत्रण कर पाएंगे। उसके बाद है पशु चरण पे नियंत्रण, यानी कि पशुओं को जैसे चराते हैं उसको ध्यानपूर्वक चराएं कि कहाँ पे उनको चराना है और कहाँ पे नहीं चराना है। इसके अलावा रेतीले जो टीले होते हैं, यानी कि जो रेत के टीले होते हैं, उसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे इस फोटो के द्वारा आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे इस फोटो में जैसे कि मान लो इस तरह की जब भूमि होती है तो आप यहाँ पे इस तरह से बहुत ज़्यादा रेत भर के भी आप आराम से इधर का जो एरिया है, जो पोर्शन है, उसको भूमि का निम्नीकरण होने से बचा सकते हो। तो जो रेत के टीले हैं उसके द्वारा से भी भूमि का निम्नीकरण को बचाया जा सकता है। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट है वह है खनन नियंत्रण, यानी कि जो खनन है वो कहीं भी शुरू नहीं किया जाए, उसको जो शुरू किया जाए तो पूरा प्रोटोकॉल मतलब देख के कि हाँ उसका जब खनन हो रहा है तो खनन जब समाप्त हो जाए तो वहाँ पे बालू भरा जाता है, तो उसको पूरे अच्छे तरीके से बालू भरा जाए ताकि जो भूमि का निम्नीकरण है वो कम से कम हो। इसके अलावा जो औद्योगिक जल होते थे उसको जो परिष्करण के पश्चात ही कहाँ पे, तो जो विसर्जित किया जाए नदी में, नालों में, कहीं पर भी, यानी कि उसकी साफ सफाई है। ये नहीं कि फैक्ट्री से कुछ निकला मलबा उसका, जो अपशिष्ट पदार्थ उसका, अब उसका काम का नहीं है डायरेक्ट नदी नालों में बहा दे रहे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। उसको अच्छे तरीके से साफ सुथरा करके कुछ कम करके उसका जो प्रदूषण है तब आप उसको नदी नालों में बहाइए ताकि जो क्वालिटी है नदी नालों का वो थोड़ा मेंटेन रहे। ठीक है। इसके अलावा जो रेत के टीलों और कांटेदार झाड़ियों को भी लगा करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि इससे पहले मैंने फोटो में दिखाया था जहाँ पे बालू रख सकते थे, वहाँ पे रेत के टीले भी लगा सकते हैं, जिससे कि हवाओं के द्वारा या फिर जो पानी भी जब जाएगा बहुत ज़्यादा तो उसको कुछ बचाएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा निम्नीकरण नहीं होगा भूमि का हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब है हम लोग का नेक्स्ट मृदा संसाधन। अब मृदा संसाधन देखिए, जो मृदा होता है उसको बनने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है और बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड भी करती हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले देखिए मृदा अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य संसाधन है। यानी कि जो मृदा है वो कैसा संसाधन है, तो ये एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, इसको दोबारा से भी बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए कुछ सेंटीमीटर जो मोटी अगर हमको मिट्टी बनानी होगी, मान लीजिए आपका ज़मीन का एक परत है, इसके ऊपर एक इतनी सी मोटी हमको अगर सिर्फ मृदा का लेयर बनाना है ना, तो इसको बनाने में कई लाख वर्ष लग जाते हैं। यानी कि जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही लंबा समय लगता है मृदा को बनने में। और ये जो मृदा है इसके बनने के पीछे बहुत ही चीज़ें, बहुत से कारक जो है वो डिपेंड करते हैं। कैसे कैसे, जैसे कि ऊंचावच कैसी है वहाँ पे। अब ऊंचावच का मतलब क्या होता है, देखिए ऊंचावच, ऊंचा वच यानी कि ऊंचा नीचे, जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है वो कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंची है पहाड़ के जैसे, फिर कहीं पे ऊंची है लेकिन पठार के जैसे है, कहीं पे नदियां बह रही हैं। तो ये जो ऊंचावच नीचावच है इसके हिसाब से भी मृदा जो मिट्टी होती है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जनक सेल अथवा संतर सेल, अब ये क्या होता है, तो ये मिट्टी जिससे बनी है, जिस सेल से, जिस चट्टान से बनी है, उसी को हम लोग कहते हैं जनक सेल। फिर वहाँ की जो जलवायु है वह जलवायु कैसी है, वहाँ पे जो वनस्पतियाँ पाई जा रही है वो वनस्पतियाँ किस प्रकार की पाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो आपका जैव पदार्थ है, यानी कि जैसे भी पेड़ पौधे के अलावा जानवर वहाँ पे किस तरह के रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती है कि वहाँ की जो मृदा है वह कैसी होगी। ठीक है।
जैसे कि हम बात करते हैं इस सॉइल को देखिए बनने के लिए क्या क्या चाहिए, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे तापमान ज़्यादा पड़ रहा है, ज़्यादा वर्षा हो रही है, तो उन जैसा चीज़ों पे क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो चट्टान होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, फिर देखिए ठंडा आ जाएगा आपका धीरे धीरे मौसम में, तो फिर ठंडी हो जाएगी, तो ऐसे मौसम परिवर्तन होने के कारण उनमें दरार आएगा, फिर वर्षा का मौसम आएगा, दरारों में पानी भरेगा, ऐसे लाखों वर्ष तक चलते चलते वो चट्टान टूटेगा, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा, फिर वो नदी नालों में बहते हुए छोटा 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 होते होते कई लाख सालों के बाद वो हमको मृदा के रूप में मिल जाता है। वहाँ पे जो ट्रोपोग्राफी है, जलवायु है, वही बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इसको बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है जो पेरेंट मटेरियल है उसका, यानी जो पेरेंट यानी कि जो जिससे वो मृदा बनी है वह चट्टान किस प्रकार का है, और वहाँ पे जो प्लानेट या फिर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, वो के उनके जो मलमूत्र भी होते हैं वो सब भी उसमें मृदा में देखने को मिलते हैं, इससे वो क्या होते हैं, मृदा बहुत ज़्यादा उर्वरक हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मृदा को बनने में और मृदा का जो क्वालिटी होता है उस पर डिपेंड करती हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं मृदा का प्रकार। देखिए मृदा के कई प्रकार हैं, यहाँ पे कौन कौन से हैं। पहला है आपका जलोढ़ मृदा। कौन सा मृदा, ये आपका जलोढ़ मृदा है, और ये जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक होता है खादर और दूसरा होता है आपका बांगर। उसके बाद आपकी एक काली मृदा, ये देखो ये आपकी क्या है, काली मृदा है। उसके बाद लाल और पीली मृदा होती है, लाल और पीली मृदा। उसके बाद देखिए लेटराइट मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है आपकी यहाँ पर। उसके बाद वन मृदा है। तो ये सारी मृदाओं को हम लोग बारी बारी अच्छे से देखते हैं कि कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, उसका किस तरह से उपयोग होता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। ये क्या है, आपका जलोढ़ मृदा है। अब देखिए क्या इसके बारे में हमको जानना है। तो यह मृदा जो है वह विस्तृत रूप से फैली हुई मृदा है। कहाँ है, ये आपकी बहुत ज़्यादा मात्रा में फैली हुई मृदा है। और देखिए ये संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है, यानी कि आपका जो ये वाला पोर्शन है वो क्या है आपका, देखिए ये जलोढ़ मृदा है। और ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, ये आपको पूरे इस तरह के इलाकों में देखने को मिल रहा है। ये सभी क्या है, ये सभी आपकी जलोढ़ मृदा है। और ये कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपको उत्तरी मैदानों के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। और आपको याद होगा थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारत में मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत में मैदान का क्षेत्रफल लगभग 43% है। तो वहीं आप इससे रिलेट कीजिए कि जो आपका जलोढ़ मृदा है वह कितना प्रतिशत होगा भारत में, तो अप्रोक्स 43% होगा। दोनों का आप आराम से रिलेट करके याद कर सकते हो। अब चलिए आगे इसमें हम लोग देखते हैं। तो आगे क्या है, यह मृदा जो है वह हिमालय की जो 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके तंत्र के द्वारा बनाई गई है। यानी कि जो नदियां हैं और उनमें जो और छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती हैं उसे नदी तंत्र कहते हैं। तो उस नदी तंत्र के द्वारा ये बनाया गया है ये मृदा। तो कौन कौन से हैं, तो पहला आपका सिंधु तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ये 3 नदियों के द्वारा जो आपका ये मृदा है वह बनाया गया है। अब देखिए एक संकरे गलियारे के द्वारा अगर आप इसको देखोगे तो राजस्थान और गुजरात के राज्य में भी फैला हुआ है। यानी कि आपका उत्तर का जो मैदान है यहाँ पे तो जलोढ़ मृदा है ही, इसके अलावा इसके साथ में यह आपको कहाँ कहाँ और देखने को मिल रहा है, तो ये आपको राजस्थान और गुजरात के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। कहाँ कहाँ, चलो देख लेते हैं। ये आपका एरिया किसका है, राजस्थान का है। यहाँ पे आपको ये जलोढ़ मृदा देखने को मिल गया। उसके नीचे ये पोर्शन आपको दिख रहा है गुजरात का है, यहाँ पे भी आपको जलोढ़ मृदा देखने को आराम से मिल जा रहा है। तो आप आराम से देख लिए कि जलोढ़ मृदा जो है इन राज्यों में आराम से देखने को मिल जाती है। इसके अलावा पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे भी ये देखने को मिलती है। कौन कौन सी नदियाँ, तो यहाँ पे हमको है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियाँ हैं, इन नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है, जो किनारे जहाँ पे ये जाके क्या करती है, समुद्र में मिलती हैं, उससे पहले ये क्या करती हैं, जलोढ़ मृदा का निर्माण वहाँ पे उन क्षेत्रों में कर देती हैं। तो यहाँ पे आप जो है जलोढ़ मृदा के बारे में इतना कुछ देख लिए हो। अब आगे देखो यहाँ पे, तो जो जलोढ़ मृदा है इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिकाएँ पाए जाती हैं। अब देखिए आयु के अनुसार, यानी कि जो जलोढ़ मृदा है कितना पुराना है और कितना नया है, उसके हिसाब से इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, एक आपका खादर है और दूसरा आपका बांगर है। अब देखो जो पुराने जलोढ़ मृदा होती है उसको हम लोग बांगर कहते हैं, और जो नया जलोढ़ मृदा होता है उसको हम लोग खादर कहते हैं। थोड़ा सा एक ट्रिक इसको चाहो तो आप याद कर सकते हो कि किसको खादर कहेंगे, किसको बांगर कहेंगे, क्योंकि नया पुराने में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप ये बताओ क पहले आता है, मतलब ख पहले आता है या फिर ब पहले आता है क ख ग में,
तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले ख आता है, तो ये क्या हो जाएगा? ख वाला आपका खादर, यानी कि यह नया जलोढ़ मृदा हो जाएगा। वहीं अगर हम ब की बात करें तो कह ग में ब बाद में आता है, यानी कि यह पुराना जलोढ़ मृदा हो जाएगा। तो आप इसको आराम से ध्यान में रख सकते हो। ख यानी क ख ग घ में पहले, तो यह नया जलोढ़ मृदा, और ब यानी कि बांगर मृदा ख ग में बाद में, इसलिए यह पुरानी जलोढ़ मृदा। ये जो खादर मृदाएं होती हैं, ये खादर मृदा क्या होती है? ये खादर मृदा ज़्यादा महीन होती है। वहीं अगर हम बांगर मृदा की बात करें तो ये उतना महीन नहीं होता है। तो ये इन दोनों मृदाओं में क्या है? एक डिफरेंस पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि जलोढ़ मृदा में क्या क्या होता है? पोटास होता है, फास्फोरस होता है, और चूना युक्त भी यह होता है। यानी आपसे पूछा कि जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है, तो आप बोल सकते हो कि पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, और चूना भी इसमें पाया जाता है। अब देखिए यह जो है आपका किन किन खेती के लिए उपयोगी है। यानी कि जो खादर की मृदा होती है या फिर बांगर, यानी कि मोटा मोटी अगर आपसे बोले कि जो जलोढ़ मृदा है, तो जलोढ़ मृदा में किसकी खेती आसानी से और अच्छे से की जाती है? तो आप आंसर दे सकते हो गन्ना का, चावल का, गेहूं का। और इसके अलावा आप इसमें बोल सकते हो कि जितनी भी अनाज होती हैं उसका यहाँ पे खेती आराम से किया जाता है। उसके अलावा जो दलहन होती है, दलहन यानी कि जितने प्रकार की आपकी दाल होती हैं उसका खेती जलोढ़ मृदा में अच्छे से किया जाता है। ये अब देखिए ये जो है आपका जलोढ़ मृदा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। इसी कारण से यहाँ पे जो आपकी खेती की जाती है वह गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब क्या होता है कि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा खेती करना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? गहन खेती करते हैं। इसे आगे के चैप्टर में आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा देखिए यह जो क्षेत्र होता है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अब कहोगे जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, इसका क्या रिलेशन हो गया इससे? देखिए जहाँ पे भोजन होगा वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करेंगे और यहाँ पे आराम से अनाज उगाया जा सकता है, इसीलिए इन क्षेत्रों में ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है सो वो जलोढ़ मृदा के बारे में चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए काली मृदा। कौन सी मृदा? ये काली मृदा है, और देखने में भी कैसी है? काली है भाई। तो काली मृदा के बारे में देखते हैं। तो इन मृदाओं का रंग क्या होता है? काला होता है। इन्हें रेगर मृदा या फिर रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा में जो कपास की खेती होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बहुत ही आराम से हो जाती है। पूछा जाता है कि कौन सा मृदा है जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो कौन सा? काली मृदा। अब देखिए काली कपास के मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि काली मृदा में क्या हो रहा है? कपास की खेती बहुत ही अच्छे से की जा रही है, इसीलिए इसका नाम भी दे दिया गया है काली कपास मृदा। अब देखिए काली मृदा बहुत महीन कण होते हैं, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्या बोलेगा ना, महीन कण के यहाँ पे आपको मृतिका दे देगा। तो मृतिका मतलब क्या होता है? महीन कण होता है। तो आप वर्ड से डिफरेंस नहीं करोगे, आप आराम से समझोगे कि हाँ इसका मतलब सर ने मुझे ये बताया था। आप पूरा एग्जाम में नंबर लेकर आओगे। अब देखो गर्म और शुष्क का जब मौसम होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इन क्षेत्रों में जहाँ पे ये काली मृदाएं होती हैं, तो ये देखो कुछ इस तरह की हो जाती हैं, यानी बहुत बटने लगती है, दरारें आ जाती हैं इनमें। जिसके कारण क्या होता है, ये भी फायदा है इसका, जब दरारें आती हैं तो हवाएं, जो वायु है, बहुत अंदर गहराई तक इसमें फैल जाता है, चला जाता है। और जब इनको हम गीला कर देते हैं ना, तो ये मृदा बहुत ही चिपचिपी हो जाती है, इनमें चलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा और इनको जोतना भी बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए अधिकतर जब वर्षा आती है उससे पहले ही इन क्षेत्रों में क्या की जाती है, इन क्षेत्रों में हल को चला दिया जाता है। अब देखिए इस प्रकार की जो मृदाएं होती है वो कहाँ पाई जाती है आपको, तो दक्कन के क्षेत्र में मिलती है। दक्कन का क्षेत्र आपका ये वाला क्षेत्र वो क्या हो गया, दक्कन का क्षेत्र हो गया। और इसमें मुख्य रूप से जो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और जो मालवा या फिर जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में जो काली मृदा है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या आपका काली मृदा है। काली मृदा ये देखो आपको यहाँ से लेकर के ये जो पूरा क्षेत्र है वो यहाँ पे आपको देखने को काली मृदा मिल रहा है। क्या गुजरात में काली मृदा पाई जाती है? आप देखो सामने है आपके, जी हाँ, गुजरात में भी काली मृदा पाई जाती है। तो क्या गुजरात में कपास की खेती होती होगी? हाँ बिल्कुल होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दक्षिण पूर्वी दिशा में जो गोदावरी हो गया, जो कृष्णा हो गया, इन नदियों के घाटी में भी आपको देखने को क्या मिलता है, काली मृदा देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए इसमें आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, उसके अलावा मैग्नीशियम, पोटास और चूना का भी मात्रा इसमें आपको भरपूर मिलता है, ठीक है। अब देखिए परंतु इसमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो पूछेगा आपसे काली मृदा में किस तत्व की कमी देखने को मिलती है, तो काली मृदा में फास्फोरस की कमी देखने को मिलती है। तो फास्फोरस की कमी किस में है, तो फास्फोरस की कमी आपकी काली मृदा में है। अब देखिए लाल और पीली मृदा, कौन सी, लाल और
पीली मृदा, सामने हम फोटो में भी दिख रहा है कि कैसा है भाई, तो ये है आपका लाल और पीली मृदा। अब देखिए जो लाल और पीली मृदा है, तो मैंने आपको जब मृदा के बारे में बता रहा था शुरू में ही बताया था कि जो मृदाएं बनती हैं उसके पीछे डिपेंड करता है कि वो किन चट्टानों से बनी है। तो यहाँ पे उसका फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रवेदार जो अग्नेय चट्टान होते हैं, ठीक है, ये चट्टान किस चट्टान से ये मृदा बन रही पता चलता है। उसके अलावा जो मौसम कैसा है वहाँ पे, तो देखो कम वर्षा वाले जो भाग होते हैं, यानी कि वैसा क्षेत्र जहाँ पे कम वर्षा होता होगा और रेवेदार अग्नि चट्टान पाए जाते हैं, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा ये लाल और पीली मृदा। अब देखिए इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार अग्नेय चट्टानों के जो रूपांतरण जो लोह चट्टान होते हैं उनका जो चेंजेस होता है उसके कारण ये देखने को मिलता है। ये सारा चट्टान क्या है, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग आगे का चैप्टर उसमें अच्छा से देख लेंगे। अभी आपको बस यहाँ पे इतना ही समझना है, ठीक है। अब देखिए इनका जो पीला रंग होता है वो इनमें जलयोजन के कारण होता है, जो जल है उसके कारण इसका रंग लाल से क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कौन से मृदा के बारे में देख लिया, लाल और पीली मृदा। अब देखिए लाल और जो पीली मृदा है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो दक्कन का पठार, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मिलता है। कहाँ कहाँ, ये देखिए ये रहा आपका लाल मृदा, कहाँ कहाँ मिल रहा है, दक्कन का पठार, यहाँ पे जो आपको नीचे का हिस्सा है यहाँ पे भी देखने को मिल जा रहा है। ये जो आपका हिस्सा है इधर का, यहाँ पे भी हम लोग को लाल और पीली मृदा देखने को मिल जा रही है। अब देखिए लाल और जो पीली मृदा है वो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा के जो दक्षिण का क्षेत्र है वहाँ पे भी देखने को मिल जा रहा है। कहाँ कहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको, ओडिशा में, इधर आपका ओडिशा रहेगा, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाता है यहाँ पर। इसके अलावा जो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, इधर से आपको गंगा बहती है, तो गंगा का जो नीचे का दक्षिणी का क्षेत्र है वहाँ पे भी हम लोग को लाल और पीली मृदा देखने को मिल जा रही है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट जो हम लोग का वह है लेटेराइट मृदा। कौन सा मृदा है, यह लेटेराइट मृदा है। अब देखिए जो लेटेराइट शब्द है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वह ग्रीक शब्द से हुई है। कौन सा शब्द, ग्रीक, जिसका नाम है लेटर और इसका मतलब होता है ईट, यानी कि लेटेराइट मृदा का मतलब क्या निकल के आता है, ईट। अब इसको सामने आप देख भी सकते हो कि सामने क्या है, लेटेराइट मृदा है और इससे कैसे ईंट बनाए जा रहे हैं और दोनों का रंग देखो तो सेम टू सेम है लगभग जी, बिल्कुल। अब ये जो लेटेराइट मृदा होती है इसका जो निर्माण होता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जो जलवायु जहाँ पे पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे शुष्क मौसम पाए जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा गर्मी का मौसम पाया जाता है, उन क्षेत्रों में हमको ये मृदा देखने को मिलती है। कौन सी मृदा, लेटेराइट मृदा। अब देखिए ये जो लेटेराइट मृदा है अधिकतर अम्लीय होती है। अम्लीय, अम्लीय मतलब क्या होता है, तो जो अम्लीय है यानी कि आपका जो एसिडिक है, इसका एक स्केल हम लोग साइंस में देखने को मिला होगा कि ऐसा स्केल होता है 1 से लेके 14 तक, और जो आपका 7 से कम होता है ना, 7 से कम जितना जाएगा ये सब क्या होता जाता है, एसिडिक होते जाता है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है एसिडिक कितना होता है, तो अप्रोक्स 6 होता है। पीएच वैल्यू इसका कितना होता है, लगभग तो 6 के बराबर इसका होता है। और सामान्यतः जो पौधों के पोषक तत्व होते हैं उसमें कम पाए जाते हैं, इसलिए जो खेती के लिए उतना उपयुक्त नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि जो खेती के लिए हमको पोषक तत्व चाहिए ना वो इसमें हमको उतना मिलता ही नहीं है, इसीलिए इसमें उतना उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट हो गया, ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया के कुछ भागों में पाया जाता है। उसके अलावा जो उत्तर पूर्वी प्रदेश है, कौन सा, उत्तर पूर्वी प्रदेश, यह आपका उत्तर हो गया और इसका पूरब, तो इधर का जो क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में भी हम लोग को देखने को मिलता है। कौन सा मृदा है, तो लेटेराइट मृदा हम लोग को देखने के लिए मिलता है। अब देखिए मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर, यानी कि अब मृदा को कैसे बचाना है उस विधि को अपनाकर इस मृदा में कुछ खेतियाँ की जा सकती हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो आपको मृदा में पोषक तत्व है ही नहीं, तो कुछ उपाय करना होगा अगर हमको यहाँ पे अच्छे से खेती करना है तो उसके लिए कुछ उपाय किया गया है। इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, चाय और कॉफ़ी किन राज्यों में उगाई जाती है, तो चाय का तो आप असम को पता ही आपको, उसके अलावा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी चाय और कॉफ़ी उगाया जाता है। अब पूछेगा कि जो लेटेराइट मृदा है किसकी खेती के लिए उपयोगी है, तो किसके लिए, कर्नाटक जैसे राज्यों में यहाँ पे चाय और कॉफ़ी उगाया जाता है, तो चाय और कॉफ़ी जैसे फसलों के लिए लेटेराइट मृदा आपकी उपयोगी है।
अब देखिए आपका जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे जो राज्य हैं, यहाँ पे लेटराइट मृदा में काजू जैसे फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ आपसे पूछेगा कि काजू का जो उत्पादन होता है किन राज्यों में होता है, तो आप आराम से बता सकते हो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। किन मृदाओं में काजू का उत्पादन किया जाता है, तो आप आराम से बता सकते हो कि जो लेटराइट मृदा है इसमें काजू का उत्पादन आराम से किया जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट है वह हम लोग का मरुस्थलीय मृदा। तो यहाँ आराम से आप फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक मरुस्थल का सीन है और वहाँ पे जो मृदा पाई जा रही है वो कौन सी मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है। तो यहाँ पे अब इसमें हमको देखना है जो मरुस्थलीय मृदा है इसका रंग क्या होता है, लाल और भूरा होता है। तो इस फोटो के माध्यम से आप आराम से इसको मेमोराइज कर सकते हो, याद में रख सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे जो फोटो में हमने जो मृदा देखा था वो किस रंग का था, लाल और भूरा रंग का था। और ये एक मरुस्थल का फोटो है, इसलिए मरुस्थलीय जो मृदा होती है वो लाल और भूरी रंग की होती है। अब देखिए ये जो मृदाएं होती हैं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। अब सिंपल सी बात है, ये मृदाएं कहाँ पाई जा रही हैं, ये मृदाएं आपको मरुस्थल में पाई जा रही हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, रेतीली तो होगी ही और साथ में लवणीय भी होती हैं ये मृदाएं। और कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनको झीलों में जल वाष्पीकरण के द्वारा नमक जैसा चीज़ों को बनाया जाता है, यानी कि कुछ गड्ढों में इनका जो जल है उसको रख दिया जाता है। और गर्मी का मौसम इतना है कि कहना नहीं है, तो वाष्पीकृत होकर जल उठ जाता है और इन जल में क्या है, बहुत ही अधिक मात्रा में आपको लवण है। तो क्या होगा, लवण नीचे बैठ जाता है और उसको बाद हम लोग शुद्ध करके प्यूरिफाई करके नमक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यानी कि इन जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा शुष्क वातावरण भी हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे की परतों में जो चूना और कंकर की सतह पाई जाती है, जो मरुस्थलीय मृदा है वहाँ पे, जिसके कारण से वहाँ पे जब पानी बरसता है तो पानी का रिसाव नीचे तक नहीं हो पाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। इन मृदाओं का सही तरीके से संचित करके जब इनको अच्छी मात्रा में पानी उपलब्ध करा दिया जाए तब यहाँ पर हम लोग जो क्या कर सकते हैं, आराम से खेती कर सकते हैं, इसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी नहर, जो कि क्या है, पश्चिमी राजस्थान में लाया गया है और वहाँ के जो क्षेत्र हैं अब क्या है, जल संपन्न हो गए, उनको जल आराम से मिल रहा है। तो वहाँ पे अब कपास तक की खेती की जा रही है। तो सोच सकते हो कि वो मृदा को वो लोग उपजाऊ बना दिए, आराम से वहाँ पे क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो ये जो आपको मैंने इंदिरा नहर के बारे में बताया, ये आपको जल संसाधन जो चैप्टर है वहाँ पे डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग का वह है वन मृदा। अब ये जो वन मृदा है ये क्या है, तो देखिए ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और देखिए ये जो मृदा है यह नदी घाटियों में मृदाओं दोमट और जो सिल्टदार होती है, यानी कि जब ये ऊपर के क्षेत्रों में होती हैं तो दोमट होती हैं, लेकिन जब नीचे जाएंगे ये मृदाएं, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ऊपर के ढालों पर इनका जो गठन होता है वो मोटे कण के रूप में होता है। वहीं जब ये नदियाँ घाटियों के निचले क्षेत्रों में, यानी कि ऊपर से तो नदी बह रहा है और जब ये नीचे समतल क्षेत्रों में आ जाएगा तो यहाँ पर जो ये मिट्टियाँ पाई जाएंगी और ये ऊपर में ये मिट्टियाँ पाई जा रही हैं, तो ऊपर का जो कण होगा मिट्टी का वो मोटा होगा, बड़ा होगा। वहीं जब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आ रहा है ना तो ढलकने के क्रम में ये टूटते जाएगा, फूटते जाएगा, रगड़ाते जाएगा तो छोटा होते जाएगा। इस कारण से क्या होते हैं, ये ऊपर में मोटी होती है और बड़े आकार की होती है, जबकि नीचे आते आते ये छोटे आकार की हो जाती है। ये जो मृदाएं होती हैं जब ऊपर से नीचे के क्रम में साथ में लुढ़कती चली आती हैं तो ये अपना आकार तो छोटा कर ही रही हैं, साथ में ये क्या कर रही हैं कि जो वन से उनको जो पोषक तत्व मिल रहे हैं वो उसको भी अपने आप में समाहित कर रही हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये जब मृदा नीचे पहुंचती है तो ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मृदा के रूप में हो जाती है और यहाँ पे खेती करना बहुत ही फायदेमंद भी हो जाता है। अब चलिए आगे हम लोग इसके थोड़ा देखते हैं। आगे जो है हम लोग का वह है मृदा अपर्दन और संरक्षण, यानी कि जो मृदा है वो अपर्दन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका संरक्षण, उसका बचाव कैसे हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में। तो देखिए मृदा के कटाव और उसके बहाव की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं। यानी कि जो मिट्टी है जमीन में उसका वहाँ से कैसे कटाव हो रहा है, वो कैसे वहाँ से बह के चली जा रही है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं। तो देखिए मानवीय क्रियाएं, यानी कि मानव के कौन कौन के कारण है जिसके कारण से मृदा अपर्दन हो रहा है आपका। तो देखिए पहला आपका वनोन्मूलन, यानी कि वनों की जो हम लोग कटाई कर रहे हैं उस कारण से, अति पशुचरण यानी कि पशुओं को ज़्यादा चराने से, और जो निर्माण कार्य यानी कि जो भवन बना रहे हैं या फिर फैक्ट्री बना रहे हैं इसके कारण से, और जो खनन के कार्य यानी कि कोयला हम लोग खोद के निकाल रहे हैं, अभ्रक निकाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, उसके कारण से भी क्या हो रहा है, मृदा का अपर्दन हो रहा है। ये तो हो गया मानवीय कारक, मानवीय क्रियाओं के द्वारा।
अब देखिए प्राकृतिक तत्व यानी कि कौन कौन सी प्राकृतिक कारण है जिसके कारण से मृदा का अपरदन हो रहा है। इसमें आपका पवन के द्वारा हो रहा है, अभी आगे हमको फोटो के द्वारा भी दिखाएंगे कि कैसे पवन के द्वारा जो होता है वो मृदा का अपरदन होता है। हिम नदी के द्वारा जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है। जल के द्वारा भी क्या होता है, मृदा का अपरदन होते रहता है। तो ये सारे कारक हैं, अलग अलग तरह का से क्या होता है, मृदा का अपरदन होता चलता है। अब देखिए बहता जल क्या करता है, मृत वायुयुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें हम लोग अवनलिकाएं कहते हैं। अब ये अवनलिकाएं क्या है, देखिए जब पानी बहता है ना तो क्या करता है, जमीन को बीच से पूरा गड्ढा करते हुए साथ में वहां का मिट्टी को आगे लेकर के चल जाता है। तो इस तरह की वहां पे कुछ आकृतियां देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मृदा का कटाव देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मृदा का कटाव हो गया है। तो इन जैसे क्षेत्रों में क्या होता है, खेती नहीं किया जा सकता है। और ये किसके कारण हो जा रहा है, मृदा के बहाव के कारण ऐसा हो रहा है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है वह हम लोग का ये है कि जल विस्तृत क्षेत्रों को ढके हुए ढाल के साथ साथ जो बहता है, ऐसे स्थिति क्षेत्र को ऊपरी मृदा घुलाकर अपने साथ बाहर ले जाती है। जैसे कि जो ढलान का क्षेत्र हो गया, इस फोटो में आप देखो ये तो आपका पूरा मिट्टी का एक जमीन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ढलान है। तो यहाँ से जब पानी बहेगा ना तो क्या होगा, वो अपने साथ साथ मृदा को भी लेकर के चला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, जल के द्वारा मृदा का अपरदन हो रहा है, उसका बहाव हो रहा है। अब देखिए ये जो आपका व्यवस्था हुआ जिसमें ऐसे मृदा का बहाव हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चादर अपरदन कहते हैं या फिर सीट इरोजन कहते हैं। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका पवन द्वारा मैदानों में अथवा जो ढालू क्षेत्र होते हैं, यानी कि जैसे कि ये आपका क्या ढाल का क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में पवनों के द्वारा यानी कि हवा के द्वारा भी क्या किया जाता है, मिट्टी को उड़ा के ले जाया जाता है। यानी कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले गया हवा के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं पवन के द्वारा मृदा का अपरदन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक मैदान दिख रहा है, इस मैदान में इधर से हवाएं चल रही हैं और क्या कर रही हैं, पूरा जो मृदा था, सूखी हुई मृदा, उसको आराम से उड़ा के एक स्थान से दूसरे स्थान इसको ले जा रही है। यानी कि ये क्या है, ये सब आपका पवन के द्वारा, हवा के द्वारा मृदा का अपरदन हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए आगे हमको इसमें देखना है कि देखिए यहाँ पे जो कृषि है वो कई बार क्या है, कृषि के गलत तरीके से मृदा का अपरदन होता है। इसमें क्या होता है, हल हमको इस डायरेक्शन में चलाना होता है, हम उल्टा डायरेक्शन में चला देते हैं। मान लीजिए ढलान इस तरफ का है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं लोग, ढलान इस तरफ का और इधर से जान के हल को चलाए जा रहे, जिससे क्या होता है, ढलान गलत डायरेक्शन में बन जाएगा। तो जिससे हवा के द्वारा भी या फिर जल के द्वारा भी वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं उसका कटाव हो जाएगा। तो ये किसके कारण से हो रहा है, यहाँ पे गलत तरीके से आपका जो खेती किया जा रहा है उसके कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है। जो उसकी ऊपरी परत है वो उड़ के चली जा रही है, उसका बहाव हो जा रहा है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्च जुताई कहते हैं। कब, जब गलत तरीके से खेती की जाए और उसके कारण मृदा का अपरदन हो तो उसे हम लोग कहते हैं समुच्च जुताई। अब देखिए जो मृदा अपरदन है उसको हम लोग किस तरीका से बता सकते हैं, यानी कि जो मृदा अपरदन उसका बचाव कैसे किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, जिस कारणों से कोई चीज़ गलत होता है उसी का उल्टा कीजिएगा तो वो चीज़ सही हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सोपान अथवा जो सीढ़ीदार कृषि है उसके माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे एक फोटो आपको देखने को मिल रहा हो, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे इस तरह से ढलान होता है, तो वहाँ पे आप क्या कीजिए ना, इस तरह का सीढ़ियाँ बना दीजिए और फिर उस पर खेती कीजिए। और जो उसका किनारा होता है उस पर थोड़ा सा मिट्टी का ऐसे चादर लगा दीजिए, जिस कारण से अगर वहाँ पे पानी बहेगा भी तो वहाँ के इस चादर में आके रुक जाएगा। चादर किसका, मैंने घर का चादर जाके नहीं लगाना है, मिट्टी का एक मोटा सा परत वहाँ पे आगे लगा देना है, ठीक है, जिससे क्या होगा, मृदा का अपरदन रुक जाएगा। इसके बाद बड़े खेतों की जो पट्टियाँ होती है उसको बांट दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा सा खेत है, इस खेत में हम लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और इन किनारों पे क्या कर दिए, मोटा मोटा मिट्टी लगा दिए और उन पे फिर घास को उगा दिए, जिस कारण से क्या होगा, यहाँ पे अब मृदा का अपरदन होने से बचाया जा सकता है उसको। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि पेड़ों को कतारों में लगाया जा सकता है। पेड़ों को कतारों में कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, एक लाइन से एकदम कतार से आपको जो पेड़ है उसको लगाया गया है, जिस कारण से क्या होगा, अगर मान लेते हैं इधर से भी मृदा को ले जाएगा तो यहाँ पे फंस जाएगा मृदा, और अगर उधर से भी लाया जाएगा तो भी यहाँ पे मृदा फंस जाएगा। तो मृदा का जो अपरदन उसको यहाँ पे आराम से बचा लिया जाएगा। इसके अलावा देखिए
कृषि और जो पशुपालन है इसमें भी सुधार करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। कि हम लोग को किन क्षेत्रों में किस तरह की खेती करनी है, ढलान है तो किस तरह की खेती की जाए, पशु को किस मौसम में किस तरह के घास के मैदान में चराया जाए, इन सारी चीज़ों का अगर प्रबंधन किया जाए, उसको देख रेख से किया जाए सोच समझ करके, तो आराम से हम जो मृदा अपरदन है उसको बचा पाएंगे। उम्मीद है आपको ये सारा चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसमें हमने हर एक चीज़ को कवर किया है। तो थैंक यू और धन्यवाद।